सीएसई जैसे डायनामिक और रोचक परीक्षा की तैयारी में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी परीक्षा है जहां पेपर का नेचर हर साल बदलता रहता है। इस परीक्षा में सफलता की यात्रा 3 महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी परीक्षा के प्रत्येक चरण में करंट अफेयर्स की गहरी समझ होना बहुत आवश्यक है। करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी से फैक्चुअल, एनालिटिकल एवं ओपिनियन बेस्ड प्रश्नों को समझने एवं उनका जवाब देने में मदद मिलती है। जैसे जैसे अभ्यर्थी यूपीएससी के विशाल सिलेबस को विस्तार से तैयार करने लगते हैं, वैसे वैसे उनके समक्ष एक बाधा यह खड़ी हो जाती है कि करंट अफेयर्स की बदलती प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। इसके चलते उन्हें सरकारी नीतियों में आए बदलाव, भूराजनीतिक घटनाक्रमों, पर्यावरण के क्षेत्र में हुए विकास जैसे परिवर्तनों के बारे में अपडेट रहना अनिवार्य हो जाता है। परीक्षा की बदलती प्रकृति, अपरिभाषित सिलेबस एवं बहुत अधिक मात्रा में समसामयिक कंटेंट की उपलब्धता के चलते यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर्स में महारत हासिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। इन्हीं जटिलताओं को दूर करने हेतु हम प्रीलिम्स 2024 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स को 60 घंटों में रिवाइज करने, उसका विस्तार से विश्लेषण करने एवं उस पर महारत हासिल करने के लिए PT 365 प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। PT 365 प्रोग्राम को काफी इनोवेटिव तरीके से डिजाइन किया गया है। यह योजनाबद्ध तरीके से प्रीलिम्स 2024 के लिए आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। PT 365 प्रोग्राम के तहत करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कक्षाओं की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं: विजन IAS की अत्यधिक अनुभवी फैकल्टी द्वारा इंटरैक्टिव कक्षाएं, प्रीलिम्स परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का संपूर्ण कवरेज, जिसमें अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना मैगजीन, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, संसद टीवी आदि से प्रीलिम्स के लिए प्रासंगिक सभी टॉपिक को कवर किया गया है। PT 365 प्रोग्राम के साथ जुड़कर यूपीएससी के विशाल सिलेबस को टारगेटेड तरीके से तैयार कीजिए और प्रीलिम्स की कठिन राह में सफलता हासिल कीजिए। क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए तैयार हैं? हमारी वेबसाइट पर अभी रजिस्टर करें या अन्य किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें enquiry@visionis.in। हम इस परीक्षा में आपकी सफलता की यात्रा में पूरा साथ देंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोना यादव है और अभी हम जो है इकोनॉमी पोर्शन को कवर करेंगे। तो सेशन का एजेंडा क्या है? 2025 के लिए इकोनॉमी को आप कैसे बेहतर ढंग से तैयार करें। अब इससे पहले कि मैं सेशन के साथ शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट लेना चाहूंगी। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है अपने डाउट इकोनॉमी को लेकर। अब ध्यान रहे, इन डाउट्स में अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो वो नहीं होना चाहिए। तैयारी या रणनीति को लेकर क्या क्या डाउट हैं आपके इकोनॉमी में, वो आप नोट डाउन कीजिए। फिर मैं आपसे लेती हूँ और फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट एक बार लिख लीजिए या सोच लीजिए, फिर मैं एक एक करके सबके डाउट लेती हूँ। ठीक है?
आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं है या आप ऑलरेडी डाउट्स के साथ तैयार है? अच्छा ठीक है, बताइए क्या डाउट्स है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल के स्रोत काफी सारे हैं ना, मटेरियल के स्रोत काफी सारे हैं, उनको सीमित कैसे करें? ठीक है, एक तो ये डाउट। इसके अलावा ओके, डायनामिक है तो बेहतर प्रबंधन कैसे हो? ठीक है जी, और डाउट? दो ही डाउट थे। ओके, क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? और इसमें भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो रिपोर्ट्स, जो डेटा एनसीईआरटी में है वो काफी पुराना हो चुका है। जी, अच्छा, करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, ये प्रश्न है। करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है? क्या प्रश्न ये नहीं हो सकता कि करंट अफेयर पढ़ना तो जरूरी है तो उसे पढ़ा कैसे जाए, है ना? ये ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन होगा, किस प्रकार पढ़ें। इसके अलावा हाँ ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग से related। और इसमें भी स्पेसिफिक डाउट क्या है कि जो पूरा पेज आता है इकोनॉमी, पूरा पढ़ना है या उसमें सेलेक्टिव होना है, करना क्या है? ठीक है। हम्म हम्म अच्छा, क्लास नोट्स प्लस क्लास मटेरियल प्लस एनसीईआरटी, तीनों पर्याप्त हैं या हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा इकोनॉमी के लिए? ठीक है, हम्म ठीक है, ये हम एनसीईआरटी की ही बात कर लेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा हम्म अच्छा, मेंस में प्रश्न किस तरह के बनते हैं? मेंस में अर्थव्यवस्था से, मेंस में अर्थव्यवस्था के प्रश्नों की प्रकृति, है ना, यही प्रश्न है आपका? हम्म ठीक है, बहुत अच्छा आपका जो है डाउट है ये। हम क्या देख रहे हैं कि आज के समय में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, अंतर विषयात्मक अप्रोच है। आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। हम्म, ठीक है। हम्म करंट अफेयर और स्पेसिफिकली शायद आप आईआर के परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाह रहे हैं ना, कि जो भू राजनीति की न्यूज होती हैं उनमें अर्थशास्त्र भी होता है ना, अर्थव्यवस्था की न्यूज भी होती हैं, तो उनको कैसे हम रिलेट करके पढ़ें, कैसे अलग करें, पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्या उनका महत्व है? ठीक है, इसके अलावा अच्छा, लिखने में दिक्कत होती है? उत्तर देने में दिक्कत होती है ना, और मुख्यतः निष्कर्ष।
तो क्या पता चला अभी हमें कि एक मेजर डाउट है कि क्या स्रोत हमें फॉलो करने हैं ना, कितने स्रोत पर्याप्त रहेंगे, क्या पढ़ना है। दूसरा मेजर डाउट है कि नेचर जो है सब्जेक्ट का वो डायनेमिक है और करंट अफेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर का प्रबंधन हम कैसे करें, ठीक है। इसके अलावा एक डाउट है न्यूज़पेपर रीडिंग से, कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें, इकोनॉमी का जो पूरा पृष्ठ है वो हमें पढ़ना चाहिए या कुछ न्यूज़ हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने पूछा कि फिर जब हम करंट अफेयर पढ़ भी रहे हैं तो जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी तरह की जो न्यूज़ हैं, इकोनॉमी उनसे रिलेट करती है, तो क्या अंतर है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। मोटा मोटा आप देखोगे आपके जो डाउट है वो इसी से संबंधित है। अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि एक एक करके आपके डाउट्स का समाधान हो जाएगा। अगर फिर भी अंत तक किसी का कोई डाउट बचता है तो आप लोग फिर से मुझसे प्रश्न पूछेंगे और आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगी। चलिए शुरुआत करें। जी, जब हम इकोनॉमी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही बेसिक जो है मिथ या भ्रम हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे पहला भ्रम क्या होता है कि इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी है या इकोनॉमी हमें पढ़ना है। और चूंकि हम सामान्यतः कंफ्यूज रहते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी है तो उसके चलते हमारे दिमाग में जो है बड़ा ही इकोनॉमी को लेकर डर भी बैठ जाता है ना। ये सब्जेक्ट हमें आर्टिफिशियली कृत्रिम तौर पर डिफिकल्ट लगने लगता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोगों को क्या लगता है क्या पढ़ना है हमें, हमें इकोनॉमी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है? हम इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हमें इकोनॉमी पढ़नी है। क्यों नहीं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को क्यों नहीं पढ़ना, अर्थव्यवस्था को क्यों पढ़ना है, कोई बता पाएगा? क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो एक विषय, एक डिसिप्लिन के स्तर पर हम बात कर रहे हैं। बट जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो आप पाओगे कि आपको इतनी गहराई में जाकर एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के स्तर पर इकोनॉमी को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। गूढ़ तरह के जो सिद्धांत हैं, जो ज्ञान है, वहां तक आपको जाने की आवश्यकता है ही नहीं। बल्कि वो जो ज्ञान है उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, और वो व्यवहारिक पक्ष हमारे राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं से जुड़ा हुआ है, ये जो पहलू है इसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी बल्कि क्या पढ़नी है, इकोनॉमी। आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना बल्कि क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा डाउट हमारे मन में रहता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा कुछ चलता रहता है, तो कितना कुछ हम कवर करेंगे, है ना। अभी भी प्रश्न था ना आप लोगों का कि सब्जेक्ट का नेचर काफी डायनामिक है, इधर उधर कुछ ना कुछ तो आप देखोगे कि वैश्विक स्तर पर घटित होता ही रहता है, तो कितना कुछ हम कवर करें। तो आगे जब हम सिलेबस देखेंगे और क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोगों की भी ये समझ डेवलप हो पाएगी कि वास्तव में संपूर्ण विश्व में क्या घटित हो रहा है, उससे हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ कितनी न्यूज से है जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखती हो। जैसे आपने जो डाउट रेज किया था, आपने बहुत बार, आप देखोगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस बार बार हम पढ़ते रहते हैं, क्या उस क्राइसिस से जुड़ी हुई हर एक न्यूज हमारे लिए जरूरी है? क्या जरूरी है कि उससे भारत किस तरह से प्रभावित हो रहा है? अगर उस क्राइसिस के चलते कमोडिटी, वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है तो वो भारत के लिए चिंता का विषय है, वो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह का प्रभाव पड़ा है हमारे आयात पर, किस तरह का प्रभाव पड़ा है हमारे निर्यात पर, ठीक है। कैसे उसके चलते भारत में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है। तो ये जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं वैश्विक घटनाक्रमों से, और ये चेंज होते डायनामिक्स जब भारत को प्रभावित कर रहे हैं तब भारत के लिए ये जरूरी है। तो दूसरा सामान्य भ्रम रहता है कि जो इधर उधर जितनी सारी चीजें न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। क्लियरली मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि इकोनॉमी के लिए वो न्यूज जरूरी है जो उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से भारत प्रभावित होता हो, ठीक है। तीसरा एक भ्रम रहता है कि हमें ये लगता है कि इकोनॉमिक्स आंकड़ों का विषय है, तथ्य बहुत ज्यादा चाहिए इकोनॉमी में अच्छा स्कोर करने के लिए, है ना। या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी हम तभी सही से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आंकड़े या डेटा हमें बहुत ज्यादा पता हो।
नो डाउट आंकड़ों का महत्व है, तथ्यों का महत्व है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई महत्व नहीं है, लेकिन जितना हम भयभीत होते हैं उतना महत्व आंकड़ों का नहीं है। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जो है एक बेसिक आइडिया मैं आपको देती हूँ। यूपीएससी ने जब भी, प्रीलिम्स के बारे में मैं पहले बताना चाहूंगी, जब भी आंकड़ों आधारित प्रश्न पूछे हैं, तथ्य आधारित प्रश्न पूछे हैं, तो वो तथ्य इतने वृद्ध स्तर के हैं कि वो तथ्य एक एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए। कोई बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में जाकर तथ्य आपसे नहीं पूछे हैं। अगर यूपीएससी आपसे ये जानना चाहती है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो ये बहुत ही वृद्ध स्तर का तथ्य है, आपको पता होना चाहिए। एनके सिंह कमेटी आती है, कमेटी कितनी फेमस रहती है, उसकी रिकमेंडेशन कितनी फेमस रहती है। अगर उनकी रिकमेंडेशन में से कोई तथ्यात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी आपसे पूछती है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत विश्व की कौन से बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो एक सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारी अर्थव्यवस्था किस जो है स्तर पर है ना। पीपीपी के आधार पर हम बात करें तो कौन से नंबर पर है, नॉमिनल आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो कौन से नंबर पर है। बार बार हम चिंता में आते हैं कि हमारा जो वैश्विक वस्तु व्यापार है उसमें हमारे वस्तु व्यापार की हिस्सेदारी बहुत कम है। एक बड़ा ही वृद्ध स्तर का फैक्ट है जो हम बार बार पढ़ते और कहते कि हमारी हिस्सेदारी तो 2% से भी कम है। अब यूपीएससी सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि आपको इतना भी पता है या नहीं पता, एक तथ्य दे देती है कि हमारी हिस्सेदारी 3% से अधिक है। तो ये इतना डिबेटेड तरह का तथ्य है कि आपको पता होना ही चाहिए कि 2% से कम बार बार हम बात कर रहे हैं, तो फिर 3% से अधिक अगर ऑप्शन में दिया है तो वो सही होगा या नहीं होगा। ये इतने सारे उदाहरण मैं जो आप लोगों को दे रही हूँ उसके पीछे पर्पज यही समझाना है कि तथ्य पूछे जाते हैं, लेकिन हर एक तथ्य के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही वृद्ध स्तर के, मोटे स्तर के तथ्य हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनमें चूक नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें चूक हो रही है तो कहीं ना कहीं हम चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। जहां तक मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैक्ट बताऊं, मेंस में तो हमें ही लिखना होता है ना, तो अगर आप मेजर फैक्ट किसी टॉपिक को लेकर तैयार करके चले जाते हैं, वो अगर आप अपने उत्तर में शामिल कर पाते हैं तो आपकी उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अब एमएसएमई सेक्टर की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी में 30% के आसपास का योगदान है ना। एक्सपोर्ट में लगभग 50% के आसपास का योगदान है। भारत का एनपीए कितना बना हुआ है, डेट टू जीडीपी रेशो हमारा कितना है, फिस्कल डेफिसिट बजट आया है, सब आया, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कितना है। तो ये जो वृद्ध स्तर के तथ्य हैं, यही चीजें आपको पढ़नी है, इन्हीं के नोट्स मेंटेन करने हैं। बहुत ज्यादा हर एक छोटे या बारीक लेवल के तथ्य के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या समझ यहाँ पर डेवलप होती है? जो हमने 3 भ्रम की बात की, सबसे पहला भ्रम क्या रहता है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और वास्तव में सत्य क्या है कि हमें इकोनॉमी पढ़नी है, और उसमें भी मुख्यतः किसकी इकोनॉमी? भारत की इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था है जिसे हमें पढ़ना है। और तीसरा भ्रम क्या है कि इकोनॉमी तथ्यों का विषय है। निसंदेह तथ्यों की भूमिका है जितना कि बाकी सब्जेक्ट्स में होती है, लेकिन उतनी ही भूमिका है, उससे अधिक हमें अत्यधिक तथ्यों में नहीं खोना है, बल्कि तथ्यों से ज्यादा जरूरी है ट्रेंड, जो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे इकोनॉमी में ट्रेंड पकड़ना है। वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ट्रेंड पकड़ना इकोनॉमी की बेहतर समझ में आपके लिए मददगार हो सकता है। तो सबसे पहले इकोनॉमी की तैयारी से जुड़े हुए कुछ जो भ्रम है उनका हमने निवारण करने की कोशिश की है। अब मैं चाहूंगी कि आप ये पैसेज पढ़ें पहले, इससे कि पहले हम कोई और बात करें। ये बहुत ही मूलभूत सी जानकारियां होती हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। प्रधान परीक्षा, ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट को लेकर दिया गया है। प्रधान परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों, उनके गहन ज्ञान का आंकलन करना, मात्र उनकी सूचना के भंडार या स्मरण शक्ति का आंकलन करना नहीं है। ठीक है, यहां देखिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से 5 तक के प्रश्नों का स्वरूप और इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सकता है। दूसरा,
प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की मूलभूत या आधारभूत समझ, परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों, मांगों का विश्लेषण और इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करे। उम्मीदवार संगत, सार्थक और सारगर्भित उत्तर दे। तो आपको एक चीज क्या समझ में आई कि यूपीएससी क्या उम्मीद कर रही है कि आप में सामान्य बौद्धिक गुण होने चाहिए, और दूसरा, बहुत ज्यादा किसी भी विषय की विशेषज्ञता हासिल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल अध्ययन करें। अच्छा, इस लाइन को ऐसे नहीं लेना है कि बिना किसी अध्ययन के मतलब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, है ना। हम जाएंगे और जो मन करेगा लिख कर आ जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी ने तो खुद कहे कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भाव समझने की कोशिश आपको करनी है, और भाव क्या है कि आपको अत्यधिक विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत नहीं है। एक सुशिक्षित व्यक्ति जिसको विषय की थोड़ी समझ हो, जितनी वहां जरूरी है उतनी ही समझ के साथ आप अच्छा उत्तर दे पाएंगे, वही यूपीएससी आपसे डिमांड करती है। साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन भी है कि जो लिखे संगत लिखिए, सार्थक लिखिए और सारगर्भित ढंग से लिखिए। तो ये क्यों दिखाया है, और स्पेसिफिकली इकोनॉमी में ही मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सामान्यतः हम एकेडमिक्स में नहीं पढ़ कर आते हैं। सब्जेक्ट थोड़ा सा कुछ हद तक टेक्निकल भी है, तो देखा गया है कि स्टूडेंट अत्यधिक इस सब्जेक्ट में खो जाते हैं। गहराई से जाकर जो चीजें जानना जरूरी नहीं है उनको जानने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे कि हमें यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री हमें बनना हो। अब इसके चक्कर में होता क्या है कि जब आप जरूरत से ज्यादा सब्जेक्ट को जानने में लग जाते हैं, एक तो समय प्रबंधन नहीं होता, दूसरा जितना जरूरी था उतना भी नहीं जान पाते। समझो कि अगर लिमिटेड पढ़ते, जितना जरूरी था उतना पढ़ते, तो चीजों को आप समेट पाते, परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो पाता, बट वो नहीं हो पाता है। इसलिए दिखाना जरूरी था कि कोई आंकड़े, सूचना की भंडारण क्षमता आपकी कितनी है उसका टेस्ट नहीं है। अगर कुछ आंकड़े सब आपसे पूछे भी जा रहे हैं तो वो वृहद स्तर के आंकड़े हैं। वो आप देखोगे कि न्यूज़पेपर आप पढ़ो, न्यूज़पेपर में हर वीक में एटलीस्ट एक बार रिपीट हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये है विषय की आवश्यकता। तो कुछ भ्रम जो सामान्यतः यूपीएससी कम्युनिटी में इकोनॉमी सब्जेक्ट को लेकर रहते हैं, सबसे पहले जरूरी था कि हम उन भ्रम्स का या जो मिथ्स हैं उनका निराकरण करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को समझते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। आज एक टास्क है। टास्क ये है, सिलेबस में आपको दिखाऊंगी, क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी। अब आप लोगों को ये मशक्कत करके मुझे बताना पड़ेगा कि प्रश्नों को देखकर क्या ट्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अंततः ये आर्ट आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी ना। किसी भी दूसरे के सहारे आपको ट्रेंड बता दिया जाए कि अच्छा इकोनॉमी में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चीजें तब तक समझ में नहीं आएंगी, तब तक ये सारी आर्ट्स आप खुद से डेवलप नहीं करोगे। तो अच्छे से प्रश्नों को देखना है। ये है पाठ्यक्रम। सबसे पहले किसको लेकर है? प्रीलिम्स को लेकर। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। संक्षिप्त है सिलेबस काफी। चलिए अभी हम मेंस का सिलेबस और देख लेते हैं। मेंस का सिलेबस आप पाओगे कि यूपीएससी ने काफी डिटेल में दिया है। सिलेबस क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। दूसरा हेडिंग क्या है? समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय। तीसरा हेडिंग क्या है? सरकारी बजट। चौथा क्या है? मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद भंडार, परिवहन तथा विपणन, और साथ में किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। देख रहे हो पूरा ये जो एक बड़ा सा पोर्शन है, ये किसको डील कर रहा है? एग्रीकल्चर। आगे हम बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी यानी सब्सिडी। ठीक है, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन और पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र।
सिलेबस को ध्यान से देखना, आगे सिलेबस से भी मैं आपसे प्रश्न करूंगी जब हम मेंस के क्वेश्चंस पे आएंगे तब। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अगला है भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव, और इसी के साथ साथ बुनियादी ढांचा और निवेश मॉडल। ये है पूरा हमारा मेंस का सिलेबस। कितना कॉम्प्रिहेंसिव वे से एक एक चीज तोड़ तोड़ कर आपको मेंस के सिलेबस में कि उद्देश्य क्या है, कार्य, सीमाएं, सुधार, देख रहे हो कितना डिटेल्ड सिलेबस आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। प्रीलिम्स का सिलेबस आपने क्या देखा, काफी ब्रीफ है, तो क्या सिर्फ वही 4 से 5 की टर्म्स की वाक्यांश हमें पढ़ने हैं, बल्कि इसका भी डिटेल वर्जन जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रीलिम्स का डिटेल वर्जन। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय, लेखांकन, परिभाषाएं, अवधारणाएं, मापन, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रास्फीति और रोजगार, सरकारी बजट और राजकोषीय नीति, ठीक है, बाह्य क्षेत्रक और मुद्रा विनिमय दरें, पूंजी बाजार, कृषि उससे जुड़े हुए टॉपिक, उद्योग उससे जुड़े हुए टॉपिक, सेवा क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएं, हमारी आर्थिक सुधार नीतियां 1991 तक और उसके बाद, अवसंरचना और भारत का विदेशी व्यापार। ये तो मैंने सिर्फ आपको मेन हेडिंग बताए हैं, है ना। इसके तहत सब हेडिंग्स भी हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है डिटेल्ड सिलेबस। तो सिलेबस को देखकर क्या चीज समझ में आई, अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं देखे, सिर्फ सिलेबस को देखकर क्या समझ में आया कि प्रीलिम्स का सिलेबस जितना कॉम्पैक्ट और सिंपल नजर आता है उसके तहत उतनी ही ज्यादा चीजें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहला काम होना चाहिए, अगर सिलेबस संक्षिप्त में है तो सिलेबस को डिकोड करना, ताकि टॉपिक वाइज आप अध्ययन कर पाए। जब सिलेबस ही आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था। जब अब अंदर का कोई पार्ट पूछ लिया जाएगा ना प्रश्न में, और जब वो नहीं कर पाएंगे तब लगेगा कि अरे सिलेबस में तो सिर्फ 4 ही टर्म्स थी और मैंने तो चारों टर्म्स बड़ी अच्छे से पढ़ी हैं, है ना। उनके अंतर्गत क्या है, उन टर्म्स के अंतर्गत उसे भी समझना जरूरी है। तो जब भी सिलेबस कॉम्पैक्ट हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, आपको डिटेल्ड सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। और अब तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है भी नहीं, ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, इसी में से आप देख लेंगे कि सिलेबस का क्या डिवीजन है। अच्छा वो दिखा दूंगी मैं आपको, ठीक है, वीडियोस के साथ ही शेयर होती है। अब चलिए क्वेश्चंस देखना, और बहुत अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितने आप लोगों के प्रश्न थे ना 70% का उत्तर इन्हीं प्रश्नों का जो पैटर्न है उसमें निहित है। सबसे पहले इकोनॉमी का वेटेज क्या है प्रीलिम्स में, 14 से 15, बट बहुत बार, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैलकुलेशन डिपेंड करती है, कई बार हम करंट के क्वेश्चंस को निकाल देते हैं। एक रफ आइडिया है कि 18 से 20 तक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि इतना वेटेज मोटा मोटा इकोनॉमी सब्जेक्ट कैरी करता है। अब आप समझ रहे हो, आउट ऑफ 100 अराउंड 20% का वेटेज इकोनॉमी सब्जेक्ट को ही जा रहा है। और दूसरी विशेषता है जो इकोनॉमी को और ब्यूटीफुल बनाती है, कल आप लोगों को याद होगा इकोलॉजी का जब सेशन था तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ रहे हैं, पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन जस्ट उसके ऑपोजिट इकोनॉमिक्स में है, क्वेश्चंस बहुत ही लाइन लेंथ पर आते हैं। अगर आपने इकोनॉमी सब्जेक्ट को सही से ढंग से सुव्यवस्थित चीजों को करके पढ़ा है, आप इजीली इकोनॉमी के क्वेश्चंस का उत्तर दे लेंगे, ठीक है। तो इसी एक मूल समझ के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्या है, बेसिक कंसेप्ट जो है, शब्दावलियों से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है पूंजी बाजार। आप में से किसी ने भी इकोनॉमी को थोड़ा भी पढ़ा है तो आप देखोगे कि पूंजी बाजार ये शब्द बड़ा ही इस्तेमाल में आते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए, सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक बाजार।
पूंजी बाजार में इनमें से कितने शामिल हैं। तो अगर आपको पूंजी बाजार का कंसेप्ट पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है, आपको कुछ रट के जाने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए तो ये कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं, जमा प्रमाण पत्र आरबीआई द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाले दीर्घकालीन पत्र हैं। मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि आपको कमर्शियल पेपर क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है ना, कॉल मनी क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनकी समझ होनी चाहिए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर समझ है तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है आपको पता चल जाएगा कि सही है या नहीं है। ठीक है, इसी लाइन लेंथ पर कुछ और क्वेश्चन आप देखिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि हो सकती है। जब भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो मनी मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि काफी प्रसिद्ध तरह का ये कंसेप्ट। अब इस पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि बैंकों में आरक्षित निधि अनुपात में वृद्धि होगी अगर मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होती है तो, है ना। बैंकों के सर्वाधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि होगी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी, या फिर देश की जनसंख्या में वृद्धि होगी, तब मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो क्या रट के ये प्रश्न सही हो सकता है? आपको पता होना ही चाहिए कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही 4 ऑप्शन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, कभी भी ऑप्शन को बदला जा सकता है ना। यही तो डायनामिक नेचर है इस एग्जाम का। तो आपको मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्या मनी मल्टीप्लायर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, किसके घटने बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर घटेगा या बढ़ेगा। तो बेसिक कंसेप्ट आधारित प्रश्न है। आगे देखिए, आप पाएंगे कि ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने एक और साल में रिपीट किया है, यही सीधा मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। अब ऐसे प्रश्न के उत्तर के लिए अब यूपीएससी स्टेटमेंट तो कभी भी बदल सकती है ना, डेफिनेशन की भाषा कभी भी बदल सकती है। क्या आप रट कर या याद करके जाकर ये उम्मीद कर सकते हो कि आप सही उत्तर दे दोगे? भाषा चेंज हुई, जो आपने याद किया था उससे अलग शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया, आपकी स्थिति वहीं खराब कि अरे पढ़ा तो था लेकिन ऐसे तो नहीं पढ़ा था। तो कब आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे? जब जिसे आपने पढ़ा है उसे समझा है, चाहे जो भी भाषा इस्तेमाल हो, आपको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी है क्या और इसके हिसाब से हम क्या देखते हैं। अगली स्टेटमेंट देखिए, पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो मैंने बताया था जब ये प्रश्न पूछा गया तो ये तथ्य इतना चर्चा में रहा था, हर जगह न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन। कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से? नहीं, भारत कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पे, है ना। ये फैक्ट बहुत हाईलाइटेड रहा था, इसलिए ये पूछा गया। अब इस तरह के तथ्य का भी अगर आप सही उत्तर नहीं देंगे तो फिर तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम इस एग्जाम के लिए सही कैंडिडेट हैं भी या नहीं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में फैक्ट्स नहीं, बहुत ही बेसिक तरह के तथ्य पूछे जाते हैं। दूसरा, एरिया कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? कंसेप्ट से तो पूछे जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ आरबीआई जो है या जो बैंकिंग चैप्टर है वो पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे रह रहकर यूपीएससी इस चैप्टर से प्रश्न आपसे पूछती है। क्या प्रश्न पूछा गया है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किस लिए कहा जाता है केंद्रीय बैंक को, और नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और कोड्स दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इस तरह के और प्रश्न भी आप आगे देखेंगे। ये देखिए, आरबीआई से संबंधित और प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधकरण या स्टरलाइजेशन के एक भाग के रूप में जाना जाता है, और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए,
केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। या इसी लाइन में आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। ऐसा कोई प्रावधान आप लोगों ने पढ़ा है? ठीक है, तो क्या आप पा रहे हैं कि जो आरबीआई है, केंद्रीय बैंक है, और जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था है, वहां से प्रश्न आपसे अच्छे खासे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो एक मैसेज हमें क्या मिला? एक तो मिला कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और कंसेप्ट कभी भी रटे नहीं जाते बल्कि समझे जाते हैं। रट कर अगर आप ये सोचो कि जो कंसेप्ट है उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे देंगे आप, तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि कुछ टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक टॉपिक क्या हुआ? बैंकिंग व्यवस्था। आगे आप देखेंगे फिर से आरबीआई से जुड़े हुए प्रश्न देख सकते हैं आप। ये देखिए, जो संगठन है या रिपोर्ट्स हैं उन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में आपसे यहां पर प्रश्न पूछा गया है। आगे भी इसी तरह से आप देखोगे कौन सा इसमें से 4 ऐसे ऑप्शन है जो सारे G20 में इंक्लूड है ना। इसी तरह से जो है आगे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहां पर आप देखोगे एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक यानी AIIB के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। साथ ही यहां पर देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो जो रिपोर्ट्स है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन है जो कुछ पुराने हैं या फिर कुछ नए संगठन अस्तित्व में आते हैं, जैसे AIIB काफी अधिक चर्चा में रहा था, इसलिए यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन, रिपोर्ट्स इत्यादि आपके लिए जरूरी हो जाते हैं, यहां से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप पाएंगे कि इन्फ्लेशन भी ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी बार बार प्रश्न आपसे पूछती है। देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऋण चुकाने से, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, या फिर बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा जो है का सृजन करना। अब इन्फ्लेशन तो इसमें से बहुत सारे स्टेप्स पे हो सकता है ना, लेकिन पूछा गया कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किससे होगा। यहाँ पर प्रश्न देखिए, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की संभावना है? अब आप पाएंगे कि क्वेश्चन तो है इन्फ्लेशन से, है ना, मंदी इन्फ्लेशन टॉपिक से, लेकिन अप्लाइड तरह का ये प्रश्न है कि अगर मंदी की स्थिति है तो क्या कदम उठाएंगे हम? कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे, या फिर सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करेंगे, या फिर कर की दरों में वृद्धि के साथ ब्याज दरों में कमी, या सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में कमी? आखिर हम क्या करेंगे? आपको एक एक ऑप्शन को जो प्रश्न है उस पर रखकर विचार करना पड़ेगा कि अगर मंदी की स्थिति है तो हम क्या करेंगे। क्या करते हैं हम मंदी की स्थिति में? वैसे नहीं, आंसर नहीं चाहिए, हम मंदी की स्थिति में करते क्या है? मंदी की स्थिति में हम दरों में वृद्धि करते हैं। मंदी है तो हम क्या करते हैं? मांग बढ़ाएंगे ना। और मांग बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाएंगे, तभी तो मांग बढ़ेगी। और तरलता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? कर की दरें बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटाएंगे ना, तभी तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटाएंगे ना, इंटरेस्ट रेट्स भी घटती हैं तभी तो ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो इकोनॉमी को हमेशा अलर्ट होकर पढ़ना या समझना है। क्या कोई भी बच्चा रट के इस प्रश्न का आंसर दे सकता है? नहीं, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि मंदी में क्या होता है और मुद्रास्फीति में क्या होता है ना। उसके बाद दरों को घटाते हैं तो क्या होता है, बढ़ाते हैं तो
क्या होता है। उसी तरह से इन जो है हम टैक्स रेट्स को बढ़ाते हैं तो क्या होता है और घटाते हैं तो क्या होता है। तो जब सारी चीजों को आप समझोगे, जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तो क्या होता है, तभी आप सही उत्तर दे पाओगे। तो जो मैसेज है वो यहां से आपको पकड़ने की कोशिश करनी है। आगे देखिए, मुद्रास्फीति आधारित और भी प्रश्न, जरा ये वाला प्रश्न पढ़िए। WPI CPI ये तो हम सभी पढ़ते रहते हैं और बहुत ही बेसिक सा आइडिया है जहां से ये प्रश्न बना है। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। दूसरा, WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है। और तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। अब सिंपल क्वेश्चन है, CPI और WPI का जो अंतर है, हम सब पढ़ते रहते हैं कि किसमें खाद्य पदार्थों का ज्यादा वेटेज है, किसमें मैन्युफैक्चर गुड्स का वेटेज है, कौन सर्विसेज को कैप्चर कर पाता है, कौन नहीं कर पाता। अब ये जानकारी अत्यधिक करंट अफेयर में चर्चा में रही थी कि RBI ने WPI को छोड़कर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। तो आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाइन लेंथ से बाहर नहीं है। प्रश्न जो है वो मॉडरेट या मध्यम तरह की डिफिकल्टी लेवल को कैरी करते हैं अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम छोड़ दे तो। ये देखिए, सरकारी पहलें, सरकार क्या क्या कर रही है उनसे जुड़े हुए प्रश्न है ना। ये प्रश्न आप देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम करंट अफेयर में काफी अधिक चर्चा में रही, वहां से है। और एक तथ्य ऐड कर दिया गया है, कथन वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। हम बार बार कंप्लेन ही यही करते रहते हैं कि हम 2% तक भी अभी नहीं पहुंचे हैं, समझ रहे हो। तो ये जो फैक्ट है काफी वृद्ध स्तर के फैक्ट हैं। तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वहां से भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। आगे आप देखिए, कौन सी नीतियां चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब सारी नीतियां हैं, ये सरकार की नीतियां हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसी तरह से 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। तो क्या समझ रहे हैं आप, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं जी। बैंकिंग, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग में भी RBI से अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। बेसिक जो कंसेप्ट हैं इकोनॉमी के, जो की टर्म्स हैं, जो शब्दावलियां हैं, वहां से अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, ये है ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन। अब ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा? मुख्यतः कुछ कुछ तथ्यात्मक तरह के ही होते हैं, लेकिन यहां पर आपसे तथ्य नहीं बल्कि ट्रेंड पूछा जाता है। जैसे इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है। अब जरा देखना, पहला ऑप्शन, GDP में कृषि का अंश वृत्त रूप से बढ़ा है। अब यहां पर तथ्य नहीं दिया कि इतना बड़ा है, आपको पता होना चाहिए कि बड़ा है या नहीं बड़ा। दूसरा, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है, नहीं पूछा कि इतना बढ़ के इतना हो गया है, आपको पता होना चाहिए कि बढ़ा है या नहीं बढ़ा। FDI का इनफ्लो बढ़ गया है और भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृद्ध रूप से बढ़ गया है। तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन एकदम एग्जैक्ट फैक्चुअल जानकारी हो ये जरूरी नहीं है। आपको मोटा मोटा ट्रेंड पता होना चाहिए कि किस तरह के ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देखोगे कि लगभग हर साल, मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी साल UPSC मिस नहीं करती ऐसा प्रश्न, बट सामान्यतः 1 से 2 प्रश्न आपको ऐसे जरूर देखने को मिल जाते हैं। और इन प्रश्नों के लिए आपको कोई ज्यादा कष्ट नहीं करना है। इकोनॉमी की मोटी मोटी समझ आपको होनी चाहिए कि अच्छा कब से कब तक किस किस तरह का बदलाव हुआ है। इसके आधार पर इजीली आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, लेकिन उत्तर तब दे पाओगे जब पहले ये पता हो कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इस चीज को समझने और जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का आपने अच्छा एनालिसिस या विश्लेषण किया हो। ठीक है, तो ये है ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन।
ये देखिए अप्लाइड क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? तो क्या नहीं करेगा? प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है? प्रसार का अर्थ क्या होता है? एक्सपेंशन, मतलब अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाई जा रही है ना, तो जब तरलता बढ़ेगा तो आरबीआई क्या नहीं करेगा? वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर अनुकूलित करना, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। तो सीधी सी बात है, क्या किसी भी दर को बढ़ाया जाएगा? जब तरलता हमें मार्केट में पहुंचानी है आरबीआई को, तो क्या वो दर को घटाएगा? बढ़ाएगा? ठीक है, तो बेसिक जो यही समझ है, इसी पर ये प्रश्न आधारित है कि ऑप्शंस को अच्छे से आपको कैलकुलेट करना है। एक एक ऑप्शन को देखिए कि अच्छा प्रसारवादी मौद्रिक नीति है, फिर कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बट यहाँ पर सॉल्यूशन करना या उत्तर प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखकर लर्निंग निकालनी, ताकि उन लर्निंग्स पर काम करते हुए हम अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन दे पाएं। अन्यथा हम पढ़ते रहेंगे और जब जब हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे तब तब हम उन्हें देखकर घबराते रहेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं उसका असर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं दिखेगा। ठीक है, और आप जो स्टडी कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस अगर उसमें गैप है तो फिर कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी नहीं आपकी कक्षाओं, आपके जो क्लासरूम है उसमें आके देख रही कि आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। आप अपने रूम में या लाइब्रेरी में बैठकर कितने घंटे पढ़ रहे हो क्या कोई जान पाता है? नहीं। आपको जाना जाता है तो किसके माध्यम से? आपकी परफॉर्मेंस के माध्यम से। और परफॉर्मेंस आपकी कहाँ दिखती है? पेपर में दिखती है। तो एक तो आज ही आप अपना जो है नियम बना लो कि पढ़ो इस ढंग से कि वो आपकी परफॉर्मेंस को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करे। इसलिए मत पढ़ो कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। और यूपीएससी वो लोग क्वालिफाई करते हैं जो 14 घंटे पढ़ रहे हैं या 15 घंटे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। इस चक्कर में मत पढ़ो कि आज मुझे टारगेट बनाना है कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ लिया। अच्छा, मैं एक चीज और भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है ना। यूपीएससी वाले बच्चे भी एकदम बच्चे अपना लेके कैमरा सुबह से शेड्यूल शेयर कर रहे हैं कि हम आज के दिन 15 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाया। अब जब आप कैमरा लेकर शूट कर रहे हो तो आप पढ़ रहे हो या आप शूट कर रहे हो? समझ रहे हो, आप एक साथ 4 चीजें तो नहीं कर सकते, और कर रहे हो तो किसी एक को ही कंसंट्रेटेड वे से कर रहे हो, दूसरी को तो नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो। तो मैसेज क्या है कि जो भी पढ़ो इस ढंग से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि एग्जाम में वो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना पाए। चलिए, अब मैंने काफी कुछ बता दिया है ना। अब थोड़ी सी जानने की जो है जिज्ञासा मैं रख रही हूं, और आप लोग मुझे बताएंगे कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी हमने देखे उनसे क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आई है। ठीक है, मैं एक एक करके आपकी ऑब्जर्वेशन लिखती हूं और कुछ गैप रहेगा तो उसे मैं फिल कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई कि जो मूल कंसेप्ट्स हैं उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले यही आया कि अगर इकोनॉमी के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है तो कंसेप्ट्स पे पकड़ होनी चाहिए। इवन सिर्फ जो डायरेक्ट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं। अच्छा, डेट टू जीडीपी रेशियो ट्रेंड वाले प्रश्न में था कि बढ़ा है या घटा है। अब आपको पता ही नहीं है डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, तो थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। आप तो कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा दिमाग लगाकर भी सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मूल कंसेप्ट, डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, और ओवरऑल इकोनॉमी को समझने के लिए भी बेसिक कंसेप्ट्स जरूरी हैं, वरना चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या? प्रश्नों का स्तर कैसा है? कुछ ही प्रश्न है, हाँ, प्रश्न हार्ड नहीं है। तो प्रश्न जो है आप देखोगे हम कह सकते हैं मध्यम स्तर की डिफिकल्टी के हैं। हाँ ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड है, मध्यम स्तर की डिफिकल्टी के क्वेश्चन है। अब ठीक है, बिल्कुल करंट अफेयर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं, प्लस करंट और जो हमारा ट्रेडिशनल पार्ट है उसको जोड़कर भी प्रश्न आपसे
पूछ दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक और क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई, अप्लाइड तरह के जो प्रश्न हैं वो यूपीएससी अच्छे खासे आपसे प्रॉब्लम्स में पूछती है। और एप्लीकेशन कब कर सकते हो, जब कंसेप्ट क्लियर हो, अन्यथा एप्लीकेशन नहीं संभव है। साथ ही एक ये भी हमें बात समझ में आई कि ट्रेंड आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अच्छा इस एक दशक में हमने देखा कि ये चीज बढ़ी है, ये चीज घटी है ना। इस तरह के प्रश्न भी यूपीएससी आपसे काफी पूछ रही है। तो ट्रेंड भी पढ़ना है, और कैसे पढ़ेंगे आप, जब ग्राफ चार्ट्स इत्यादि को अच्छे से देखना शुरू करोगे तब ये ट्रेंड क्लियर होंगे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत का राजकोषीय घाटा पिछले एक दशक में लगातार गिरा है, लगातार बढ़ा है ना, गिरता बढ़ता रहा है, तो क्या आपको एक एक साल का राजकोषीय घाटा एकदम पॉइंटेड फॉर्म में याद रहेगा? नहीं ना। लेकिन आप देखोगे कि जो बजट आता है, सर्वे आता है, तो उसमें ग्राफ्स आते हैं, आपको समरी हम तैयार करके देते हैं, तो उस समरी में ग्राफ होते हैं। अगर आपने ग्राफ में ये देखा है कि देखिए इस तरह का पैटर्न कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिला है, तो मतलब क्या है, घटता और बढ़ता रहा है ना। अगर आप किसी ग्राफ में ये देख रहे हैं कि कोई चीज लगातार ऐसे जा रही है, तो मतलब क्या है कि उसमें गिरावट आ रही है। आपको एक एक तथ्य याद नहीं करना है, ग्राफ अपने माइंड में आप कैरी करके रखिए, आप देखोगे कि आप सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो दूसरा एक और हमें क्या पता चला कि ट्रेंड आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ठीक है, सेक्शन वाइज भी हमें पता चला कि कुछ ऐसे हिस्से हैं इकोनॉमी के जहां से कंपैरेटिवली अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे तो ये तो मैंने कुछ दिखाए हैं, आप और भी एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमें पता चला इन्फ्लेशन एक है ना, आरबीआई और जो बैंकिंग व्यवस्था है वो एक है। तो इस तरह के कुछ और यूनिट्स जो है वो भी आपको समझ में आएंगी। एग्रीकल्चर मेंस में तो है ही, प्रीलिम्स में भी अब एग्रीकल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। और साथ ही सबसे जरूरी ऑब्जर्वेशन कि तथ्य जो हैं वो काफी वृहद स्तर के तथ्य हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इतनी मोटी मंथली मैगजीन आती है, हर तीसरी लाइन में तथ्य है, कितना हम रिटेन करें। तो जब हमें ये पता चलेगा कि हमें हर एक लाइन के तथ्य को रिटेन नहीं करना, बल्कि जो मेजर तथ्य हैं वो हमें पता होना चाहिए, उन पे चूक नहीं होनी चाहिए, आप पाएंगे कि आपका काम फिर हो जाएगा। तो जो पढ़ने को लेकर बड़े सारे हमारे कंसर्न है ना कि कितना पढ़ें, कितनी गहराई से पढ़ें, कितना याद रखें, उसका समाधान भी प्रश्न को देखकर ही मिलता है। पिछले 5-6 साल में हार्डली 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन होंगे इकोनॉमी से जो तथ्यों से थे, और उसमें भी तथ्य जैसा कि मैंने आपको दिखाया, पीपीपी के आधार पर कौन सी बड़ी इकोनॉमी है ना, वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। ये इतने वृहद स्तर के तथ्य हैं कि आप क्लासेस में सुनेंगे, करंट अफेयर में सुनेंगे, हर जगह इन चीजों की चर्चा रहेगी। अब अगर आज के समय में कोई आपसे पूछ ले कि भारत जो है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व की इस वर्ष तक कोई भी एक वर्ष डाल लें और पूछे कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, है ना, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो क्या ये वास्तव में कोई ऐसा तथ्य है जो आपको ना पता हो? हर जगह तो यही चर्चा हो रही है कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 5वीं तो हम हैं अभी ना, तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। तो ये इतने वृहद स्तर के तथ्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनको आप मिस कर रहे हो, जो कि आप लोगों ने किया है, तो मतलब सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो जो प्रश्न थे वो जरूरी नहीं थे, ये जो 7-8 ऑब्जर्वेशन निकल कर आई है ना, ये ऑब्जर्वेशंस हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से आगे हम देखेंगे कि स्टडी प्लान कैसे बनाना है। क्योंकि टारगेट तो यही है ना कि 2025 के लिए इकोनॉमी को कैसे अप्रोच करें। अप्रोच हमें तब पता चलेगी जब इकोनॉमी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम इसे डिकोड कर पाए। तो समझ में आए क्या ट्रेंड है? ठीक है, आगे मैं बढ़ूं, चलिए। अभी भी आप लोग उत्तर में उलझे हुए हैं, क्लास के बाद पूछ लेना, आराम से मैं बता दूंगी जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है। इन्फ्लेशन के टॉपिक में भी कंफ्यूजन है।
कोई बताना चाहेगा क्या आंसर है? घटाएगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसे पहुंचेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए, चलो आपने पूछ ही लिया है तो मैं जवाब दे ही देती हूँ। आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है। प्रसारवादी का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में धन हमें बढ़ाना है, यही हुआ है ना। तो पूछा गया है कि वो क्या नहीं करेगा, समझो। तो जब अर्थव्यवस्था में धन बढ़ाना है तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम हो, है ना, क्योंकि वो बढ़ाना चाह रहा है। तो कोई भी रेट, जैसे वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर अनुकूलित करना, तो घटाएगा तो ठीक है ना। अगर वैधानिक तरलता अनुपात घट रहा है तो इसका अनुमान क्या है कि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी। अच्छा, बैंक दर को घटाना और रेपो दरों को जब घटाया जाता है तो तरलता बढ़ती है। पूछा क्या गया है, क्या नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन है एमएसएफ को बढ़ाना, ठीक है। अब इसके उत्तर में नहीं खोना, आप लोगों को जो मैसेज था वो समझने की कोशिश करनी है। चलिए अब हम आते हैं मेंस पर। मेंस या मुख्य परीक्षा में इकोनॉमी का क्या वेटेज है, कोई बताना चाहेगा? तो आ ही जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी आप देखेंगे कि 6 से 7 क्वेश्चन तक भी, हाँ बिल्कुल, 5 से 8 के बीच क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं। अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वेटेज बताने को कहूं तो मोटा मोटा 100+ का वेटेज इकोनॉमी को जाता है। तो आप समझ रहे हो कि जो जीएस पेपर 3 है उसमें इकोनॉमी जो है वो मास्टर है, क्योंकि अधिकांश वेटेज जिस एक सब्जेक्ट को जा रहा है वो कौन है? इकोनॉमी है, ठीक है। तो वेटेज से आप इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। अच्छा, इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। देखिए, इकोनॉमिक्स और उसमें एग्रीकल्चर, ये जो ब्लू है ये दिखा रहा है कि टोटल इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और जो साथ में ये जो रेडिश टोन में है ये क्या दिखा रहा है कि इसमें से एग्रीकल्चर का वेटेज कितना था। तो आप देख रहे हो, जब 6 क्वेश्चन थे तो 3 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, 7 थे तो 2, 5 थे तो कई बार 4 क्वेश्चन उसमें से एग्रीकल्चर से ही रहे हैं, 4 में से 4 भी एग्रीकल्चर से ही रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको ये आइडिया है, अब मैं ये नहीं कह रही कि यूपीएससी का पैटर्न सदैव यही रहेगा। आप यहां देखोगे 2 हो गया था ना 7 में से लेकिन अगर 2 भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छी बात है। जिस भी बच्चे ने इन वर्षों में एग्रीकल्चर का ट्रेंड पकड़कर एग्रीकल्चर को मेंस के लिए अच्छे से तैयार कर लिया, आप देखेंगे कि वो आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेगा। तो कितना प्रिडिक्टेबल है ये ट्रेंड। मैं ये नहीं कह रही कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, बट यही तो ट्रेंड है जो हमें मैसेज देते हैं कि किन एरियाज पर कंपैरेटिवली हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल मतलब आपके लिए टॉर्च बीरियर का काम करते हैं ना, आपका मार्गदर्शन करने की भूमिका निभाते हैं, बट हम सामान्यतः सिर्फ पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को देखते ही नहीं है। अब जरा देखिए कुछ यूपीएससी की जो है चहीती मैं कहूंगी थीम्स, जहां से बार बार मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, मुख्य परीक्षा को लेकर किसी का एक क्वेश्चन था, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर ना, कि कैसा है, जरा आप ध्यान देना कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 23 का प्रश्न है, देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे जो है लाया जा सकता है। बेसिक कंसेप्ट है कियर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। आगे देखते हैं, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। सिलेबस मैंने आपको दिखाया था, समावेशी विकास टॉपिक काफी क्लियर था, वहां से ये प्रश्न है। चलिए आगे मैं बढ़ती हूं। अब और देखिए जरा समावेशी विकास से जुड़े हुए प्रश्न।
यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशी और धारणता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये भी समावेशी समृद्धि से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, समावेशी समृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में अंतरपीढ़ी और अंतःपीढ़ी साम्य के विषयों की व्याख्या कीजिए। फिर से समावेशी विकास या समृद्धि के संदर्भ में ये प्रश्न है। चलिए अब जरा खाद्य प्रसंस्करण पर देखो। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? अगला प्रश्न देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत द्वारा अपनाई गई नीति का सविस्तार जो है लिखिए या कीजिए। फिर से खाद्य संस्करण उद्देश्य है इन प्रश्नों को दिखाने के पीछे। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। आप देख रहे हो कितना ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और कुछ नया नहीं है। अब जरा एक बार सिलेबस पे हम जाते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि मेंस के लिए अगर आप अपने सिलेबस को सही से तैयार कर लेते हैं, उसमें जितनी की टर्म्स है उनको सही से तैयार कर लेते हैं, मेंस का इकोनॉमी का 60% तक काम आपका हो जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायनामिक्स जो है कैरी करते हैं, मतलब डायनामिक नेचर के होते हैं, जहां करंट अफेयर आपको अपनी ब्रेन भी अप्लाई करनी पड़ेगी, बट बहुत सारे प्रश्न सीधे भी होते हैं। जैसे अभी हमने फूड प्रोसेसिंग वाले देखे। हम क्या पढ़ के जाते हैं फूड प्रोसेसिंग में? यही तो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है क्या, उससे जुड़े हुए मोटा फैक्ट, ठीक है, क्या उनकी लिमिटेशन है, क्या चैलेंज है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है और हम क्या कर सकते हैं ना, यही सारी चीज पढ़ के जाते हैं। सीधा वहीं से आप देखोगे, ये देखिए खाद्य प्रसंस्करण, इससे जुड़ा हुआ भूमि सुधार से भी सबसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि मेंस में सीधा जो सिलेबस की टर्म्स हैं वहां से उठाकर प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब अगर आपने क्लासेस सही से की है, चीजों को सही से पढ़ा है प्रिडिक्टेबल लाइंस पर, तो आप इजीली मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सभी को नहीं, मैंने कहा 60% तक क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एग्रीकल्चर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ। पढ़िए जरा क्वेश्चंस को। एकीकृत कृषि प्रणाली किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के योगदान से भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचा है? किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है? ध्यान देना जरा लास्ट वाले क्वेश्चन पे, इससे भी एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगी, ठीक है। ये भी कुछ और कृषि आधारित प्रश्न है। तो हमने क्या देखा, ये देखिए फसल पैटर्न पर कुछ और क्वेश्चन देखिए। धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत के लिए कैसे अभिशाप बन गई? ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर से सशन पैटर्न में किस प्रकार परिवर्तन ला दिए गए हैं? मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। क्या समझ में आ रहा है? क्रॉपिंग पैटर्न यानी एग्रीकल्चर सेगमेंट से दूसरा क्या समझ में आया कि एक तो सीधा सिलेबस से की टर्म से उठाकर प्रश्न दिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर भी उसमें से एक है ना, एग्रीकल्चर से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? कुछ ट्रेंड चलते हैं, मैं नहीं जानती आप लोग कितना अवेयर हैं, लेकिन बार बार ये चर्चा होती है कि जो सरकार सब्सिडी दे रही है, उन सब्सिडी के चलते जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो काफी बदल गया है।
सरकार मुख्यतः सब्सिडी किस पर दे रही है? गेहूं पर और चावल पर। अब उसका प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है कि उस सब्सिडी के चलते जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है या जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर भी हम गेहूं और चावल की ही खेती कर रहे हैं। जो मोटा अनाज इत्यादि है उसका स्थान गेहूं और चावल ने ले लिया है। तो आप देखोगे कि उसी पैटर्न पर आधारित इधर उधर घुमा फिराकर बार बार आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जरा देखिए एक बार फिर प्रश्न को। खपत पैटर्न और विपणन दशाओं में प्रतिरूप से कैसे क्रॉपिंग पैटर्न बदला है? अच्छा, गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर से सशन पैटर्न में किस प्रकार बदलाव आए हैं? तो या तो हमें गन्ने का एफआरपी अच्छा मिलता है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस जिसे कहा जाता है, या फिर गेहूं और धान का मिल रहा है ना। तो उन सब के चक्कर में इस तरह की फसलों के तहत क्षेत्र बड़ा है और जो अन्य फसलें हैं उनके तहत क्षेत्र सीमित हुआ है। तो ये एक ही पॉइंट नहीं है जो आपको लिखना है, मैं ये बता रही हूँ कि ये पूरा जो एक टॉपिक है वो बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, उसी पर इधर उधर से घुमाकर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन अभी तक समझ में आई? एक तो सिलेबस की टर्म से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आप देखोगे एग्रीकल्चर जो टॉपिक है उसका अच्छा खासा वेटेज है। एग्रीकल्चर में भी जो करंट ट्रेंड्स हैं वहां से काफी सारे प्रश्न ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का नेचर है वो डायनामिक तरह का हो गया। दूसरा, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो मेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ क्वेश्चन देखना ऊपर, ये देखिए, किसानों के जीवन मानकों को उन्नत बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी, तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी यहां पर जुड़ गई है। आगे देखिए, यहां पर विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है, विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। तो यहां पर जुड़ गए एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। अच्छा, कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में ई तकनीक किसानों की किस तरह से मदद कर सकती है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की एक तरफ साइंस टेक हम इस पेपर में पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पर एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, या फिर मैं मोटा मोटा कहूँ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को लिंक कर दिया है। एक बार एक प्रश्न मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में भी पूछा गया था और उसका भी ये डायमेंशन पूछा गया था कि टेक्नोलॉजी कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, जिसके तहत काला धन सफेद होता है। और टेक्नोलॉजी हम किस में पढ़ते हैं? टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, दोनों जुड़ गए। तो इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक जो आपने मेंस के क्वेश्चन देखे उनसे कुछ 4-5 ऑब्जर्वेशन आप लोग निकाल पा रहे हैं। ये देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी प्रश्न पूछा गया है कि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल का परीक्षण कीजिए। आप लोगों को याद होगा सिलेबस मैंने मेंस का दिखाया था, तो सबसे लास्ट टॉपिक था वो क्या था? निवेश मॉडल। तो यही निवेश मॉडल है जहां से प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अब आप लोग मुझे फटाफट एक एक करके अपनी ऑब्जर्वेशन बताएंगे। क्वेश्चन इसमें और भी हैं बट ठीक है, हमने पर्याप्त मात्रा में प्रश्न देख लिए हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है? सबसे पहले सिलेबस से सीधा सीधा की टर्म्स उठाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण है, समावेशी वृद्धि है, अवसंरचना ढांचा है, निवेश मॉडल है। तो सबसे पहला मैसेज क्या मिलता है कि हमें सिलेबस को अच्छे से तैयार करना है। दूसरा, वेटेज कहाँ है? तो आप देखोगे समावेशी विकास जैसा जो टॉपिक है या फिर जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, यहाँ पर कंपैरेटिवली अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। तो हमें वेटेज भी निकालना है और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन भी करना है। तीसरा मैसेज क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरकनेक्टेडनेस भी है ना, जैसे हमने कृषि और प्रौद्योगिकी को जोड़ दिया। इसके अलावा कुछ प्रश्न सीधे हैं जो सिलेबस से थे, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए डायनामिक तरह की अप्रोच चाहिए। जैसे इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ क्लियरली। यही प्रश्न है जिनका हम सही से उत्तर नहीं दे पाते और यही प्रश्न है जिनके लिए करंट वगैरह सब हमें लिंक करके पढ़ना पड़ता है। जैसे हमने समावेशी विकास के जो प्रश्न देखे थे, देखने में काफी सहज लगे। अब जरा एक प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशन के महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रश्न देख के बड़ा सरल लग रहा है कि हम समावेशी विकास, बाजार अर्थव्यवस्था सब तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने जोड़कर पढ़ने की कभी कोशिश की है? क्योंकि यूपीएससी के पास तो बहुत सारी की टर्म है और सिलेबस है, किन्हीं भी दो चीजों को जहां उन्होंने पॉसिबिलिटी देखी और जोड़ दिया, लेकिन हमने तो जोड़कर नहीं पढ़ा था। हमने तो समावेशी विकास अलग थलग पढ़ा था, बाजार अर्थव्यवस्था अलग थलग पढ़ा था और वित्तीय समावेशन अलग पढ़ा था। अब तीनों जुड़ गए हैं और जुड़कर प्रश्न बना है। अब इस जुड़कर बने हुए प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो आप कैसे देंगे? जोड़कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? तो समावेशी विकास संभव है, नहीं है, क्या है, ये नहीं पूछा गया, बहुत स्पेसिफिक। जो बाजार अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि बाजार के हाथों में निर्णय की शक्ति होती है, मांग आपूर्ति मुख्य निर्धारक होती है, क्या ऐसे में बाजार में समावेशी विकास संभव है? बाजार अर्थव्यवस्था में क्या बाजार निचले वर्ग की आवश्यकताओं पर भी काम कर पाएगा? आपको उत्तर नहीं देना है, मतलब अभी मुझे उत्तर नहीं देना है, जजमेंटल नहीं होना है, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, है ना। तो प्रश्न देख रहे हो आप कैसे जुड़ गया है, सिंपल की टर्म जो सिलेबस की है जोड़कर प्रश्न पूछ दिया गया है। तो अप्रोच भी फिर थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी कि नो डाउट 60% तक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ पर आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायनामिक तरह के होते हैं। डायनामिक मतलब जो हम उम्मीद करते हैं इस लाइन लेंथ पे होंगे उससे अलग। उनमें करंट अफेयर के माध्यम से भी डायनामिक बनाया जा सकता है, अलग अलग की टर्म्स को जोड़कर भी डायनामिक बनाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों की भी हमें तैयारी करनी है, सिर्फ सरल और सहज वाले प्रश्नों का उत्तर देकर काम नहीं चलेगा। अच्छा ये देखिए जरा ऊपर, हम सब सुनते रहते थे कियर इकोनॉमी, मुद्रीकृत इकोनॉमी, लेकिन कभी बैठकर सोचा नहीं था कि इनका अंतर इस ढंग से यूपीएससी हमसे पूछ लेगा। समझ रहे हो? तो आपको फिर पेपर में ही एग्जैक्टली आंसर लिखना पड़ता है कि ठीक है इस तरह का प्रश्न सामने आ गया, उम्मीद नहीं की थी, बट चलो मुझे पता है कि कियर इकोनॉमी क्या है, मुझे पता है कि मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए अब इसका उत्तर जो है लिखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कुछ 3-4 पॉइंट मिल जाए कि क्या दोनों में अंतर है, कैसे बदलाव लाया जा सकता है। तो आप देख रहे हो कि किसी भी सब्जेक्ट को कितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहेंगे जिनके लिए अभ्यास जरूरी रहेगा और बाद में आपको अपनी कॉमन सेंस एग्जाम में कैरी करनी पड़ेगी कि अगर ऐसा कुछ भी आता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो उस समझ के आधार पर कैसे एक अच्छा उत्तर हम लिख पाए। तो इस परीक्षा में आपने देखा कि सिर्फ रट कर या जो आप जस्ट पहले तैयार करके जाओ उसी में से क्वेश्चन आएंगे, आप हमेशा नहीं कह सकते हो। आपको क्या लेकर जानी है? समझ और अभ्यास। अभ्यास हम करते हैं टेस्ट में और समझ जब हम पढ़ते हैं, उनका जो सिंथेसिस है उसके आधार पर अगर कोई अलग तरह का प्रश्न भी परीक्षा में टकरा जाए जो थोड़ा सा जटिल हो, आपने ना उम्मीद की हो, तो आप उस तरह के प्रश्न का उत्तर भी लिख पाए। ठीक है, तो मेंस को लेकर अब आप लोग एक बार रिपीट करेंगे फटाफट, क्या समझ आपकी डेवलप हुई? पहले तो आपसे ये पूछा गया है कि देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। ठीक है, कियर इकोनॉमी से क्या समझते हैं? कोई बताना चाहेगा क्या है कियर इकोनॉमी? संक्षिप्त में कोशिश कर सकते हैं। केयर इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है घरों में काम करने वाली महिलाएं, वो देखभाल सर्विसेज तो दे रही हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज का कोई वैल्यू या मूल्य नहीं है, वो सर्विस देने के बदले में उनको कोई वेतन नहीं मिलता। सिर्फ वही एक एग्जाम्पल नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर पहले तो ये बताना है कि देखभाल और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था, मुद्रीकृत वो है जब आप कोई भी काम करते हो, सेवा देते हो, तो उसके बदले में आपको धन मिल जाए, है ना। दोनों का अंतर बताना। और फिर दूसरा ये बताना है कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को कैसे मुद्रीकृत में बदला जा सकता है, ये प्रश्न जानना चाह रहा है। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वेशन क्लियर हुई?
आप लोगों को मुझे मेंस से ऑब्जर्वेशन बतानी थी फटाफट एक बार। 5-6 क्लियर ऑब्जर्वेशन थी। आप लोग घबरा रहे हैं, जल्दी बताइए क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी। मैम एक विभिन्न पक्षों से सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर ठीक है, और अन्य। ठीक है। प्रश्नों का स्तर मुख्य परीक्षा में ठीक है, बहुत जटिल नहीं है। कहीं कहीं जो है कुछ की टर्म्स को जोड़ दिया गया है या करंट अफेयर को लिंक करके थोड़ा डायनामिक नेचर के प्रश्न बना दिए गए हैं, अन्यथा एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं। सिलेबस की टर्म्स है, सीधा वहां से उठाकर प्रश्न पूछे गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बार बार यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ रही है। और कुछ कुछ जगह पे जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटरकनेक्टेडनेस या अंतर संबंध भी देखने को मिल रहा है। यही ऑब्जर्वेशन थी जिनकी हमने बात की। अब इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप लोग वापस आइए, जो आप लोगों के प्रश्न था। सबसे पहला प्रश्न क्या था? प्री और मेंस दोनों के ऑब्जर्वेशंस गैदर कीजिए आप लोग, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने निकाली है। और इसके बाद सबसे पहला प्रश्न था मटेरियल के बारे में ना, कि क्या स्रोत हमें पढ़ने चाहिए। आप देखोगे बड़े सारे स्रोत आपको नजर आ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक भी है, विजन आईएएस क्लासरूम मटेरियल भी है ना, करंट अफेयर भी है। आप देखिए एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, क्लासरूम मटेरियल, बजट सर्वे इकोनॉमी में और नया ऐड हो जाता है, साथ ही करंट अफेयर, मासिक पत्रिका, पीटी 365, मेंस 365, न्यूज टुडे, क्विक रिवीजन मटेरियल, कितना कुछ है। तो क्या करेंगे, इतने कुछ को कैसे समेटेंगे? देखिए, तैयारी के हर चरण में आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी पड़ती है। सबसे पहली बात यह है, आप अगर अभी से ये सोचिए, अधिकांश लोग, जैसा मैंने जाना, आप लोग फ्रेशर हैं, क्लासेस वगैरह आप लोगों की ज्यादा अभी नहीं हुई है ना, यही स्थिति अधिकांश लोगों की। तो अगर मैं अभी से आपको कहूं कि आपको क्विक रिवीजन मटेरियल पढ़ना है, तो क्या औचित्य है इसका? क्विक रिवीजन मटेरियल तो एंड टाइम में क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया है, समझो। तो अभी उन चीजों पर फोकस करो जो आपके लिए मूलभूत है, जैसे कि एनसीईआरटी क्लास में जो नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं और टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, और प्लस क्लासरूम का जो प्रिंटेड मटेरियल है वो। सबसे पहले इन 3 बेसिक चीजों के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। आपको क्लास में पता चलता है, पहले मेल मैसेज आता है कि किस सब्जेक्ट की क्लास है, क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा। विजन आईएएस में जितना मुझे क्लियर है, टीचर आपको ये भी बताता है कि नेक्स्ट डे क्या पढ़ाया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी में भी आपकी हेल्प की जाती है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। समझो, आप देखोगे कि आप समष्टि अर्थव्यवस्था देखो, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का तो वैसे भी कम महत्व है, सेलेक्टेड चैप्टर्स ही हैं जो आपको देखने हैं। अच्छा, जो मैक्रो इकोनॉमी है उसमें भी कुछ चैप्टर्स काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, काफी जो है आप देखोगे इकोनॉमिक कैलकुलेशन उसमें आ जाती है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। क्लास में आपको प्रॉपर बताया जाता है कि आप हाँ इस चैप्टर में से ये कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद टीचर ने क्लास में पढ़ाया, आपको डिटेल सिनॉप्सिस मिलती है, आप अपना भी नोट्स बनाते हैं, ठीक है, उसको लिंक कीजिए और साथ ही उस टॉपिक को जो प्रिंटेड मटेरियल आपको मिल रहा है उसके साथ अच्छे से लिंक करके क्लियर कर लीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको राष्ट्रीय आय लेखांकन ही पढ़ाया गया है, तो उसकी जो मूलभूत अवधारणाएं हैं एनसीईआरटी क्लास में जो पढ़ाया गया है प्लस क्लास का जो स्टडी मटेरियल है प्रिंटेड, तीनों चीजों से मिलाकर आपकी पूरी हो गई, ठीक है। फिर अगला हिस्सा आता है करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर को लेकर कुछ चीजें हैं जो आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब तक बहुत ज्यादा इकोनॉमी आपने नहीं पढ़ा है, हो सकता है करंट अफेयर आप ज्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी करंट अफेयर को पढ़ने की कोशिश करनी है। और सबका अपना तरीका होता है सब्जेक्ट को अप्रोच करने का। मेरा सदैव सुझाव ये रहता है कि आज के समय में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। तो सबसे पहला तो आप अपना शेड्यूल बनाइए कि प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब आपके प्रश्न पर आते हैं, जो था कि न्यूज़पेपर में तो पूरा एक पेज इकोनॉमी का होता है। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि क्या उस पूरे पेज में इकोनॉमी के काम की न्यूज़ होती है? आरबीआई का कोई निर्णय है या फिर सरकार की कोई पॉलिसी नीति है, उन चीजों पर सिर्फ आप फोकस करेंगे, या कोई ऐसा मुद्दा है जो अत्यधिक हिट हो गया है ना, इकोनॉमी में बड़े सारे जो है डिबेट चलते रहते हैं। अब एक कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, रिलायंस ने ये डिसीजन लिया, ठीक है, टीसीएस ने ये डिसीजन लिया, अमुक कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ गया, उसका इतना घट गया, क्या आपके लिए जानकारी काम की है? परीक्षा में पूछी जाएगी?
नहीं, जो पूरा पेज है उसमें से आप देखोगे हार्डली 3 से 4 न्यूज होती हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स की हैं और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। और जो जरूरी है उनका हेडिंग भी मैं क्लियरली आपको बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी के इर्द गिर्द वाली न्यूज, आरबीआई कुछ डिसीजन ले रहा है कुछ ऐसा बैंकिंग व्यवस्था सबके संदर्भ में, और दूसरा जो राजकोषीय नीति है उसके इर्द गिर्द वाली न्यूज, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी होती है ना। या इसके अलावा आ गया कि भारत कहाँ कितना इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की कोई न्यूज आ गई, ठीक है, किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ा है घटा है, ऐसी कोई न्यूज आ गई, तो सिर्फ यही न्यूज है जो हमारे लिए जरूरी होती है। पूरी इकोनॉमी का जो पेज है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 न्यूज पढ़ना हार्डली आपके लिए 20 से 25 मिनट लेगा जब आप समझ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी की जानकारी बढ़ेगी आप देखते ही फटाफट स्कैन कर लेंगे कि इस न्यूज में क्या है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह आप काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे जानकारी बढ़ेगी ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप जल्दी पढ़ पाएंगे कंपैरेटिवली। तो पहले बेसिक मटेरियल, दूसरा न्यूज, तीसरा फिर जो न्यूज टुडे है उसमें तो ब्रीफली न्यूज लिख के आ रही हैं उनसे कवर कर लीजिए। फिर आता है आपकी मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन की प्रॉपर क्लासेस आपको मिलती हैं। मैं अभी के लिए सुझाव दूंगी कि आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्लास होंगी, आपके पास मेल आएगा, ठीक है, आप क्लास अटेंड कीजिए और क्लास के साथ जो मटेरियल है उसको भी पढ़ लीजिए मंथली मैगजीन का, ताकि क्लास से पहले एक बार पढ़ लें, डाउट है टीचर से जाके क्लास में पूछ लें, एक बार क्लास से आके पढ़ लें। तो इस तरह से आप देखोगे कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक एक चीज़ को आप साथ धीरे धीरे लेकर चलोगे तो करंट अफेयर पर भी आपकी कमांड होना शुरू हो जाएगी। जहां तक बात है पीटी 365 मेन 365, तो ये कुछ और नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। ये कहाँ से बनती है, जो पूरे साल का करंट अफेयर है उसी को लास्ट में प्रीलिम्स के टाइम हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के टाइम हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एडजस्ट करके आपको दे देते हैं, वही पीटी और मेंस 365 है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर अलग से न्यूज़ टुडे भी पढ़ना है, अच्छा फिर मंथली मैगजीन भी पढ़नी है ना, फिर पीटी 365 भी पढ़ना और मेंस 365 भी पढ़ना है, तो हम कितना करंट अफेयर पढ़ें, कुछ अलग नहीं है। जो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो वही न्यूज़ टुडे में आती हैं, डेली न्यूज़ टुडे जुड़कर आपकी मंथली मैगजीन बनती है, और जो मंथली मैगजीन्स हैं उनमें से जब प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ हम अलग अलग कर देते हैं तो वो पीटी और मेंस 365 है। तो करंट अफेयर वही है, अलग अलग समय जितना आप पढ़ सकते हो उस तरीके से आपके सामने परोसा जाता है, तो उसको लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपने पढ़ लिया, यहां से क्या हुआ कि जो बेसिक वाले आपके क्वेश्चन हैं वो तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हायर लेवल के भी कुछ क्वेश्चन हैं, डायनामिक्स भी कुछ है इकोनॉमी में, है ना, की टर्म्स को जोड़कर प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है, तो उनके लिए क्या करोगे। देखो, जो आपकी क्लासेस होती हैं उसके साथ आपको पता है आपको मिनी टेस्ट भी मिलेगा, है ना, डेली असाइनमेंट भी मिलता है, वहां से जो बेसिक तरह के प्रश्न हैं उनकी तैयारी तो आपकी होती रहेगी। जैसे जैसे आप तैयारी के क्रम में आगे बढ़ोगे धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा, आप लोग आगे बढ़ते और किसी अप्रोच करते हो ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज। ये जो ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज है ना, ये बनाई ही इसलिए जाती है कि धीरे धीरे यूपीएससी का जो पैटर्न है आप उसे अलाइन कर पाए। अगर हम पहली क्लास में आपको यूपीएससी के पैटर्न वाले क्वेश्चन जैसे कि समावेशी विकास और बाजार अर्थव्यवस्था को जोड़ो, बच्चा डर जाएगा, है ना, कि ये क्या पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग तो डीमोटिवेट होकर तैयारी ही छोड़ दें। तो हर चीज स्टेप वाइज संभव होती है ना, तो फिर आपसे यूपीएससी जैसे प्रश्न पूछती है वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि अब आप वास्तव में यूपीएससी का जो पैटर्न है उससे अलाइन कर पाओ। तो जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट डिस्कशन सुनते हो, तो वहां से फिर ये जो लिंक वाले टॉपिक्स नहीं है जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, की टर्म्स को लिंक कर दिया है, या करंट अफेयर का काफी रोल है, इस तरह के जो टॉपिक है जहां आपकी विश्लेषणात्मक दक्षता चाहिए, उसके लिए भी आप तैयार हो पाते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि तैयारी कोई भी हर चीज के साथ आप एक दिन में शुरुआत
नहीं कर सकते। जब आप नए स्टूडेंट हो तो अपना बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, न्यूज़ टुडे आ रहा है वो पढ़ो, और साथ ही क्लास सिनॉप्सिस, आप जो अपना नोट्स बना रहे हैं बेसिक मटेरियल, उसके साथ आगे पढ़ो। उस समय ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय जो चिंता करनी है वो सिर्फ इतना ही करना है सही से, इसकी चिंता करनी है। जैसे जैसे तैयारी के क्रम में आप आगे बढ़ोगे, आपके सामने आती है ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज, है ना, करंट अफेयर की क्लासेस, तो वहां से करंट अफेयर का गैप भी फिल हो जाता है और यूपीएससी के स्तर के प्रश्नों को हम समझने लगते हैं और धीरे धीरे उनका बेहतर उत्तर देने की आर्ट भी हम सृजित करते हैं। कुछ प्रश्न मैंने दिखाए थे और बताया था कितना भी पढ़ लो, हमेशा यूपीएससी कुछ एक दो क्वेश्चन नए तरह के रखेगी। आपको फाइनल एग्जाम में बैठकर अपना दिमाग लगाकर ही उनका उत्तर देना पड़ेगा। तो उनके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपकी बेसिक क्लासेस में क्लियर हो जाते हैं, और जो हायर लेवल की चीजें उनमें ऐड करनी है वो या तो आप करंट अफेयर से सीखते हो, और अभ्यास कहाँ से करते हो, टेस्ट के माध्यम से। अब यहाँ से जो ज्ञान आपने लिया है ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो जो थोड़े डायनेमिक या हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उनके लिए। तो मैसेज क्या है कि धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। कब क्या जरूरी है ये पता होना चाहिए। देखिए, जरूरत से ज्यादा चीजों को डिले करना और समय से पूर्व भी चीजों को जो है उठा लेना कई बार कंफ्यूज कर देता है और स्ट्रेटजी को हमारी को डेवलप नहीं होने देता। तो जब जितना बताया जाए करवाया जाए उतने पे फोकस करो। नए बच्चे हो, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कवर कर लो और थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट अपनी अच्छे से डेवलप कर लो, इतना कर लो। एक दो महीने बाद धीरे धीरे मंथली मैगजीन भी आप ऐड ऑन कर दो अपनी तैयारी में, क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस वगैरह देखते रहोगे, आप देखोगे ज्ञान भी बढ़ता है, स्ट्रेटजी भी हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे अलग अलग स्टूडेंट्स के केस में थोड़ी सी जो है वेरिएशन चलती रहती कि सबका अपना तरीका होता है अप्रोच करने का। तो मूलभूत किताबें, ठीक है, और तैयारी का आंकलन, दोनों चीज है। एक और सुझाव है कि ऐसा नहीं कि जिस धर्रे पर आपने तैयारी शुरू कर दी उसमें कभी मुड़ के ही नहीं देखना है। बार बार अपनी तैयारी का आंकलन जरूर करना है ताकि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे ये आपको क्लियर रहे। अन्यथा कई बार हो सकता है कि हम गलत स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो और बहुत समय बीतने पर हमें समझ में आए कि हमारा तरीका तो उचित था ही नहीं, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत चुगने नहीं देना है, समय रहते मुड़कर देखना है ना, और तैयारी का आंकलन करना है। आंकलन कैसे करोगे? बिल्कुल टेस्ट इत्यादि के थ्रू, ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, करंट अफेयर से चीजों को लिंक करके देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जब ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो तो मतलब सही दिशा में जा रहे हो। देखिए, कुछ चूक सदैव रहेंगी, ये नहीं सोचना है कि मैं इस डायरेक्शन में पढ़ रहा हूं तो 100% मुझे आंसर मिल जाएगा। जो टॉपर्स भी हैं आप उनका भी देखोगे ना, तो प्रीलिम्स में 100% मार्क्स किसी के रहे ना ही मेंस में, लेकिन मोटा मोटा 70% 60% तक अगर चीजों को आप सही से करके ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। फिर जहां कहीं थोड़ा बहुत गैप रह गया उसे धीरे धीरे आप इंप्रूव कर लीजिए। तो तैयारी का टाइम टू टाइम जो मूल्यांकन है वो भी जरूरी है। तो यही सारी चीजें आप देखिए यहाँ पर बताई गई हैं कि आप क्लासेस कीजिए, सिनॉप्सिस क्लासरूम मटेरियल पढ़िए, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म आपको पता है, आपको विजन आईएएस में प्रॉपर मिलता है, आपका डेली असाइनमेंट होता है, मिनी टेस्ट होती हैं, ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज होती हैं, ये सारी चीजें जरूरी हैं, और उसके साथ करंट अफेयर। अब एक हेडिंग और बचता है, आर्थिक समीक्षा और बजट। क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? कुछ लोगों को तो लगता होगा कि इकोनॉमी में तो एड ऑन प्रेशर है ये, है ना, इतना कुछ तो पढ़ना है, ऊपर से बजट और सर्वे भी आ जाता है। कैसे आप इनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो? जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, आप देखोगे कि सबसे अच्छे ग्राफ्स चार्ट्स आपको कहां से मिलते हैं? बजट या सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मिलते हैं। अब उनसे जानकारी भी मिलती है और प्लस हिंट भी मिलता है कि इस तरह के ग्राफ चार्ट्स इत्यादि अगर स्कोप मिलता है तो आप मेंस में बना भी सकते हो।
तो बजट और सर्वे इंपॉर्टेंट है। बजट तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, छोटा सा एक डॉक्यूमेंट आपके पास आता है ना, बनकर इंस्टीट्यूट तैयार करके देता है, मिला भी होगा आप लोगों को, ठीक है। जिनको नहीं मिला सर्च कर लेना, बहुत सर्कुलर हो रहा है इधर उधर, तो मिल जाएगा। तो ब्रीफ समरी मिल जाती है, पूरा बजट आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है, लेकिन जब आता है तो इकोनॉमिक सर्वे की भी प्रॉपर समरी हम आपको तैयार करके देते हैं। तो ब्रीफ समरी होती है, जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी चीजें हैं वो उसमें होती हैं। साथ ही प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे की आपकी क्लासेस भी होती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, पूरी सपोर्ट है। बस करना क्या है कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, क्लासरूम कंटेंट और कैसे करंट अफेयर की चीजें सब मिलकर जो है अंततः आपकी तैयारी को पूरा करती हैं। देखिए, जो लोग क्लासेस कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि हर एक लेक्चर के साथ आपको इतनी डिटेल सिनॉप्सिस मिलती है, ठीक है। जो क्लास कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपकी ये सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, वो सब उस पर आधारित होती है। और ये सिनॉप्सिस है, आप चाहो तो रिवीजन के बेस के तौर पर भी सिनॉप्सिस का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई वीडियो फिर से चलाकर देखना है तो एटलीस्ट इस सिनॉप्सिस से ये पता चल जाता है कि किस क्लास में क्या पढ़ाया गया था। तो आप उस वीडियो को फिर से वहां से प्ले करके अगर कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत है तो सिनॉप्सिस का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, प्रिंटेड मटेरियल भी होता है। जैसे ये टॉपिक है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या कारण है यहाँ पर दिया गया है, इन्फ्लेशन के क्या परिणाम है ये यहाँ पर दिया गया है। चलिए, ये प्रिंटेड मटेरियल से उठाया गया स्क्रीनशॉट है। अब ये देखिए, इन्फ्लेशन पर अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो कुछ चीजें आपको क्लास में कवर करवाई गई हैं, ठीक है, साथ ही आपका प्रिंटेड मटेरियल भी है। अब जरा पढ़ के देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, या फिर क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए। अब ये क्या समझ में आया, जो दो अलग अलग मैंने आपको मटेरियल दिखाए, कि आप देखोगे कि 100% किसी भी चीज का उत्तर एक जगह से ही आपको मिल जाए, आप यूपीएससी के प्रश्नों में ये उम्मीद नहीं कर सकते। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले। तो जो डिफरेंट कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो और हमेशा मेंटली तैयार रहो कि प्रश्न अगर ऐसा आए कि कुछ हिस्सा वहां से कुछ हिस्सा वहां से, तो आप उनको लिंक करके उत्तर दे पाए। ये मेंटल वर्क आपको करना पड़ेगा। कुछ ये मेंटल वर्क आप अपने नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं ना, कि नोट्स में अगर कुछ गैप है तो चीजें लिंक कर लो, और अगर नहीं कर पा रहे उतना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपने आप को मेंटली तैयार कर सकते हो इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ। जैसे मेंस का क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से पढ़िए, नीचे जो दिया गया है। इन्फ्लेशन आप सभी ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा है, और जरा देखना कि जो आपने पढ़ा है क्या सिर्फ उसके आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पढ़िए, ये नहीं पूछ रहा इन्फ्लेशन के कारण क्या है, परिणाम क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है ना। और अपने तर्कों के समर्थन में कारण बताइए। और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। आपको लग रहा है कि हमारी जीडीपी की समृद्धि भी 19 में सही थी, और साथ ही जो है मुद्रास्फीति भी निम्न बनी हुई थी, ठीक है। तो क्या अच्छी स्थिति में है भारतीय अर्थव्यवस्था? अब यहाँ पर जो दो बेसिक कंसेप्ट, एक तो जीडीपी ग्रोथ हम पढ़ते हैं और दूसरा इन्फ्लेशन। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्या है, कौन से कारक हैं जो जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, मुद्रास्फीति क्या है ना, किन कारणों से मुद्रास्फीति होती है, कितने प्रकार की मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए किस किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न इनमें से कुछ भी नहीं है। प्रश्न आपकी अर्थव्यवस्था की जो समझ है उस पर आधारित है। करंट अफेयर में हम बार बार पढ़ते रहते हैं ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है घट रहा है, हमारे सामने डेटा आता रहता है कि आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, आईएमएफ ने रिपोर्ट दी, आज आरबीआई का कहना है कि हमारी ग्रोथ रेट इतनी 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 रहेगी, है ना। तो इनसे हमें क्या आइडिया लगता है कि ग्रोथ रेट सही चल रही है या नहीं, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ना।
न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। तब कहीं जाकर पहले तो ये तो क्लियर हो कम से कम कि जीडीपी बढ़ रही है और निम्न मुद्रास्फीति है ना, पहले तो ये पता होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको जो है समर्थन में तर्क देंगे, तो पहले पता हो, और साथ ही आपको उसके समर्थन में फिर लिखना पड़ेगा अपने तर्कों के समर्थन में कारण बताइए कि फिर आपको लगता है कि हाँ भारतीय अर्थव्यवस्था इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो हमेशा यूपीएससी सही तरह के प्रश्न ही नहीं पूछ रहा। बिल्कुल सही है कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो प्रिडिक्टेबल लाइंस पर हैं इकोनॉमी में, और ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जहां यूपीएससी देखता है कि आपकी इकोनॉमी की समझ कितनी है, आप न्यूज़पेपर वगैरह सही से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या सिर्फ आप जो कॉपी पेस्ट मटेरियल आपको मिल रहा है सिर्फ उसी पर विश्वास रखते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए भी खुद को तैयार करके रखना है। ये देखिए जरा एक और आर्टिकल, ये पीटी 365 एमएसपी में कौन सी फसलें शामिल हैं दी गया है। ठीक है, ये मेंस 365 में बताया गया है कि एमएसपी का महत्व क्या है। हमने क्या किया, फैक्चुअल या इस तरह की चीजें प्रीलिम्स में ज्यादा पूछी जाती हैं, तो प्रीलिम्स इधर। अच्छा, एमएसपी का महत्व मुख्य परीक्षा में सामान्यतः आपसे, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्यतः आपसे नहीं पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में। तो यही पीटी और मेंस 365 में अंतर है कि मटेरियल में जो चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती थी वो पीटी 365 में इंक्लूड हो गई, और जो मेंस में पूछी जाएंगी वो कहाँ, मेंस 365 में। अब जरा इन दोनों जानकारियों पर आधारित प्रश्न आप लोग देखना। ये देखिए, प्रीलिम्स को लेकर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुपारी, जौ, कॉफी, रागी, मूंगफली, तिल, हल्दी। ठीक है, अब बताना है कि किसके लिए एमएसपी घोषित किया जाता है, और इसका उत्तर हमें कहाँ मिलता, यहाँ इसमें दिया गया है ना, कौन 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार की दालें, तिलहन, 4 प्रकार की वाणिज्यिक फसलें, यानी पीटी 365 के कंटेंट से। अब मेंस में हमारा कंटेंट है एमएसपी का महत्व। तो जरा ये प्रश्न देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को निम्न आय फंदे से कृषकों का किस प्रकार से बचाव करेगा। हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। तो पहले एमएसपी है क्या, और एमएसपी का जो प्रभाव है उसी में से तो मुख्य प्रभाव यही है ना कि उसके माध्यम से किसानों को निम्न आय चक्र से बचाया जा सकता है। तो वहां से फिर पॉइंट लिंक करके आप लिखिए। तो अलग अलग जगह आप अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, कहीं कुछ इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में यूज होगी, कहीं कुछ इंफॉर्मेशन मुख्य परीक्षा में यूज होगी। तो अलग अलग जो स्रोत हैं आपको उनको देखकर घबराना नहीं है, अगर आप उनको सही से लिंक करके पढ़ोगे कि जब नए स्टूडेंट हैं तो मेरा फोकस यहाँ होना चाहिए। जैसे जैसे थोड़ी समझ डेवलप हो तो अब फोकस कंपैरेटिवली करंट अफेयर या जो डायनामिक तरह के क्वेश्चंस हैं उनको समझने पे या उनके आधार पर तैयारी करने पर मेरा फोकस होना चाहिए। अगर ये क्लैरिटी है तो आप कभी भी नहीं घबराओगे, है ना। आप ना ही तो शुरू में ज्यादा डरोगे कि अरे ये क्या इतने हैवी भारी तरह के प्रश्न पूछ ले गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, और ना ही सिर्फ आप बेसिक की तैयारी के साथ जाओगे एग्जाम में, बल्कि समय के साथ हायर लेवल की चीजों को भी आप पढ़ना और कवर करना सीख लोगे, लेकिन सही समय पे सही रणनीति होनी चाहिए। अब विजन आईएएस आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है, कैसे सहायता मिलेंगे। प्रतिदिन कक्षाएं होती हैं, सिनॉप्सिस आपको मिल जाती है, टेस्ट के टॉपिक की समझ यहाँ से आपकी विकसित होती है, क्लासरूम मटेरियल मिलता है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, उसको लेकर भी आपकी क्लासेस होती हैं। आप देखोगे कि क्लासेस में जैसे ही आपका कुछ सिलेबस पूरा होता है तो डेली तो आपको डेली असाइनमेंट मिलता ही है, डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलते हैं, साथ ही आपको मिनी टेस्ट भी मिलता है। मिनी टेस्ट क्या है, जैसे हमारे स्कूल टेस्ट नहीं होते थे कि हाँ ये टॉपिक खत्म हो गया, टीचर ने आज टेस्ट घोषित कर दिया, वहां पर थोड़ा सा क्या होता था, सरप्राइज टेस्ट होता था। यहाँ पर प्लान्ड है कि आपका टेस्ट होगा तो उसी अनुरूप आपका टेस्ट होता है। तो इसका ओवरऑल आउटकम क्या होता है कि आप चीज़ों को सही से पढ़ पाते हो, आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स भी होते हैं,
आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं हो, पहली क्लास के साथ लेखन अभ्यास भी करते हो, तो धीरे धीरे लिखने का जो आपका कौशल है वो भी बेहतर हो पाता है। करंट अफेयर या हायर लेवल की चीजें भी आपको प्रदान की जाती है, जैसे ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज, प्रॉपर वहां पर फीडबैक मिलता है, डिस्कशन क्लासेस आपकी होती हैं, ताकि उच्च स्तर की चीजों को लेकर भी आप तैयार हो पाए। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए काम करता है। बाकी मेंटरिंग की फैसिलिटी तो आपको मिलती है कि फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है आप कभी भी अपना मेंटरिंग सेशन बुक करवा सकते हो। ठीक है, तो ये थी सारी चीजें। अब आप लोग जो है फिर से अपने डाउट्स पर आइए। किसी का कोई ऐसा डाउट रहा जिसका समाधान नहीं हुआ है? क्या क्या बेसिक चीजें पढ़नी है वो बता दी गई थी, कब कहाँ किस चीज पर फोकस करना है वो क्लियर हो गया था। ठीक है, साथ ही आपका डाउट था कि मेंस के क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, तो नेचर हमने प्रीलिम्स मेंस दोनों के प्रश्नों का देख लिया और वहां से ऑब्जर्वेशन भी निकाल ली है। इसके अलावा कोई डाउट था किसी का? क्या ग्राफ? ग्राफ साल का नहीं, जो जैसे आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो इकोनॉमिक सर्वे आए उसी में से आप निकाल के देख लीजिएगा, है ना। ग्राफ्स का साल तक का कुछ नहीं है, वो जितना साल का है। अब हो सकता है, देखिए मैंने आपको एक प्रश्न दिखाया, यूपीएससी ने 1999 से अब तक का ट्रेंड पूछा था उस क्वेश्चन में, है ना। हो सकता है वो सिर्फ पिछले 5 वर्ष का ट्रेंड पूछ ले, हो सकता है वो पिछले 1 दशक का ट्रेंड पूछ ले। तो वो तो जितने भी ग्राफ आपके सामने आते हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट है उनको आप देखते चलिए। यू नेवर नो कि वो 5 साल का ट्रेंड पूछेंगे कि या 20 साल का ट्रेंड पूछेंगे। ठीक है, तो उसकी कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही साल का ट्रेंड देखना है, जहां जहां जैसा जैसा आपको मिले उसी के अनुरूप उसे देखते जाइए। ठीक है, इसके अलावा जी देखिए, इसका उत्तर डिपेंड करता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। क्या जब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो अभी आपको उसमें जो कंटेंट है इकोनॉमी का वो समझ में आ रहा है? अच्छा, पढ़ा नहीं है तो पढ़ने की कोशिश करना। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ, तो आप पढ़िए बिल्कुल। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपको जो है मंथली मैगजीन भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस जो है सत्य के साथ आपको अपने आप को पहले से तैयार रखना पड़ेगा कि 100% चीजें जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ना आपको न्यूज़पेपर में समझ में आएंगी ना ही मंथली मैगजीन में। लेकिन यूपीएससी की तैयारी में कभी भी सुझाव नहीं दिया जाता कि अभी ये आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप इनको पूरी तरह से छोड़ दो, नहीं। क्योंकि इतना सब हमें साथ साथ लेकर चलना है ना कि 30-40% भी आप वहां से समझ पाए। पढ़ते पढ़ते भी कई बार चीजें हम समझने लगते हैं, तो पढ़ते चलिए जितना समझ में आ रहा है। लेकिन एक सुझाव, किस समय कितना टाइम किस चीज को देना है ये क्लियर होना चाहिए। जब आप नए बच्चे हैं तो पहले 4 से 5 महीने आपका अधिकांश समय अपना जो स्टैटिक पोर्शन है उसको क्लियर करने, क्लासेस के साथ अपने आप को अच्छे से सिंक करने, वहां जो टेस्ट असाइनमेंट मिल रहे हैं लिखने, इस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका बेस क्लियर होता है। फिर धीरे धीरे आप करंट अफेयर का जो टाइम है वो बढ़ा देंगे, लेकिन पहले कुछ समय में समय देंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम समय देंगे। ऐसा नहीं क्योंकि करंट अफेयर ज्यादा समझ में भी नहीं आ रहा और पता चले 3 से 4 घंटे हम न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं, है ना, और ज्यादा कुछ न्यूज़पेपर में हमने समझा ही नहीं। देखिए, सिविल सर्विसेज परीक्षा में सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, समय का प्रबंधन करके पढ़ना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ एक इकोनॉमी तो है नहीं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, ऑप्शनल भी आपका होता है, करंट अफेयर है, हमें सबको बैलेंस करके चलना है। और हम पढ़ने के लिए दे कितना सकते हैं? एवरेज 10 घंटे तक हम दे सकते हैं, है ना। तो रणनीति ऐसी हो कि जो पहले जरूरी चीजें हैं उन पर हम पहले फोकस करें। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई उसमें भी यही था कि बेसिक क्लासरूम, बेसिक सिनॉप्सिस, ये सब चीजें हैं जिनको आप पहले ध्यान में रखकर चलेंगे। और फिर अपना फिक्स कीजिए कि 1 घंटा डेली जो है न्यूज़पेपर रीडिंग, और बीच बीच में जब मंथली मैगजीन आए तो इतना टाइम हम मंथली मैगजीन को देंगे। लेकिन प्रायोरिटी में वो है जो स्टैटिक पोर्शन है जो आपकी क्लासेस में चल रहा है। ठीक है, फिर 5-6 महीने जब यहाँ से कॉन्फिडेंस आने लगे कि बेसिक्स को अब हम समझ रहे हैं, फिर धीरे धीरे करंट अफेयर पर दिया जाने वाला समय आप अपना बढ़ा दो, ताकि जो डायनेमिक नेचर की तैयारी है फिर वो आपकी हो पाए। क्योंकि सीधा ही जब आप अगले स्तर पर कूदने की कोशिश करते हैं ना, तो जो पहली 2 पैड़ियां रहती हैं वो छूट जाती हैं हमसे, समझ हो। तो तैयारी का भी अपना एक तरीका होता है, समय से पहले जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं होना है,
और लथार्जिक भी नहीं होना है। फाइन लाइन बैलेंस आपको बना के चलना है। इकोनॉमी को लेकर मेरा एंड मैसेज आप सभी को यही है कि इस विषय से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय के बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं कि चुटकियों भर का खेल है कि ये बढ़ा ये घटा, वो बढ़ा ये घटा, इसी कैलकुलेशन से आप बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ आपको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब विषय को सहजता से आप समझने की कोशिश करेंगे तब ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यही है कि अपनी स्ट्रैटेजी सही बनाओ, सही समय पर सही रणनीति सही परिणाम देती। ठीक है, कोई और डाउट हो किसी का? जी जी बताइए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, देखो कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा यूपीएससी डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जोड़कर प्रश्न पूछती है। इवन आप देखोगे इकोनॉमी में ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देखने को मिलती है ना। तो अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। आज के समय में इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को काफी जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो है तो सही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न इस अप्रोच पर आधारित नहीं होते। कभी कभार एक दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, लेकिन हम उनकी भी अवहेलना नहीं कर सकते। जब थोड़ा सा मेंटली हम क्लियर रहेंगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तभी फाइनली एग्जाम में हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। वरना तो जो होता है कि ऐसे नए प्रश्न देखकर हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो बहुत ज्यादा तो नहीं है रोल, बट हाँ स्टिल हमें तैयार रहना है। जी जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम जैसे किसी बच्चे स्टूडेंट का साइंस बैकग्राउंड से ग्राउंड होता है, तो वो जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है उसको पढ़ने में थोड़ा दुर्लभ होता है। तो थोड़ा सा दुर्लभ होता है, दुर्लभ, यानी अच्छा नहीं कि पढ़ पाता, लिंक नहीं कर पाते हैं। तो वो 9th और 10th का बुक पढ़ना जरूरी है, या मैम 11th जैसे आपने लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ें, उसके बाद जो हमारे कोचिंग मटेरियल्स हैं एंड करंट अफेयर से लिंक करें, और जो अन्य सामग्री है जो हमें कोचिंग प्रोवाइड करे। तो मैम अगर साइंस बैकग्राउंड है तो लिंक कर पाने में थोड़ा समस्याएं तो होती हैं, तो क्या मैम 9th और 10th पढ़ना सही रहेगा हम लोग के लिए, या आप जैसा बताएं? देखिए सबसे पहले तो सिर्फ साइंस ही नहीं, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले भी हैं और जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वो सबके लिए चैलेंज है, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। फिर चाहे आपने उसके इतर कुछ भी पढ़ा हो, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हो, या फिर ह्यूमैनिटीज के ही दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चैलेंजिंग तो वो सभी के लिए होता है। जहां तक आपकी बात है कि बहुत छोटे लेवल वाली एनसीईआरटी, ये बड़ा ही डिस्कशनरी तरह का एक, मैं कहूंगी कि जजमेंट होता है। इफ यू फील लाइक कि मेरे पास टाइम है और वो इजी ही एनसीईआरटी है, मैं एक बार थोड़ा सा टाइम देकर कुछ कुछ चीजें वहां से देख सकते हैं, तो आप बिल्कुल देखिए। लेकिन जैसे हम 11th-12th की एनसीईआरटी पर पढ़ते हैं ना, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है ये तो सिंपल है, इस एनसीईआरटी में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस हाँ एक चीज ध्यान रखना, जो किसी का प्रश्न भी था कि इसमें डेटा सब पुराना हो गया है, तो वो डेटा आप छोड़ देना, बाकी जो पैटर्न समझना है ना कि कैसे इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ है ना, इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई, सर्विस सेक्टर कैसे डेवलप हुई, ये सारी चीजें आप यहाँ से निकालो। जहां तक बात है, फिर दो एनसीईआरटी हैं काफी फेमस है, समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था, है ना, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक, ये दो एनसीईआरटी हैं। अब इन दोनों एनसीईआरटी का क्या है ना कि इनमें से बड़े ही सिलेक्टिव चैप्टर सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है, और चैप्टर्स में भी मैं नहीं कहती कभी भी कि पूरा चैप्टर आप पढ़ो, क्योंकि जिन लोगों ने देखा है उनको ये अनुभव होगा कि कुछ चीजें उनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वे से दी गई है ना, बहुत कैलकुलेशन है, उतना जरूरी नहीं है। तो जब आप पढ़ने ही लगोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये एक पैसेज, एक कंसेप्ट दिया हुआ है, मुझे समझ में आ गया, अच्छा अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप प्रश्न समझ लो, एग्जाम का नेचर समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी में कहाँ क्या पढ़ना है। तो पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ एनसीईआरटी बुक्स डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो वहां पर जितना जरूरी है उतना पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो। सेम चीज ही क्लास में भी पढ़ाई जा रही है, सेम चीज ही आपका जो प्रिंटेड मटेरियल है उसमें भी है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी डिफिकल्ट लग रही है या नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बहुत बड़ा लॉस आपको हो जाएगा। हाँ, जो डेवलपमेंट वाली है एनसीईआरटी बुक वो इजी है, उसे आप देख सकते हो, समझ होनी चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप करती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन वो एकेडमिक्स के लेवल के क्वेश्चन हैं।
आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि उन क्वेश्चंस को आपको लिखकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो फिर आपके जो क्लास में आपको डेली असाइनमेंट मिलता है वो यूपीएससी की डिमांड से बना हुआ है ना, लिंक करके आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। वो तो 11वीं या 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए बेसिकली बुक है और उनके लिए वो प्रश्न बने हुए हैं। थोड़ा सा अभ्यास के लिए आप देख लो, टेस्ट करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा उन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक जी। मैम पीवाईक्यू कब तक से देखने चाहिए मैम, मतलब 19 से या मतलब देखिए अभी के लिए तो मैं कहूंगी आपने तैयारी शुरू ही की है तो पहले पिछले 5 साल के ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी से आप बहुत साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए अगर बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो पिछले 5 या 7 साल का जो क्वेश्चन पेपर्स है एक बार उनको अच्छे से देख लीजिए। एक ट्रेंड क्लियर होगा, थोड़ी समझ बनेगी। ठीक है, आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझ के साथ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे थोड़ा सा समय जाए, आपको और समय भी मिले और हायर लेवल पर जब मैंने बताया था कि चीजों को आप कवर करना शुरू कर दें, तब फिर आप प्रॉपर जो है शुरू हो जाओ। फिर आप डिपेंड करता है, आप 10 साल के भी देख सकते हो, 15 साल के भी देख सकते हो, लेकिन मस्ट हैव है कि एटलीस्ट 7 ईयर के आपको देखने हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का भी पैटर्न काफी बदलता रहता है। अब से 10 साल पहले का पैटर्न और अब का पैटर्न काफी बदल गया है। 10 साल पहले तो हमें टॉपिक मिल जाते हैं, कैसे यूपीएससी ने उस समय प्रश्न पूछे थे ये पता चल जाता है, लेकिन लास्ट 5 to 7 ईयर हैं जो आपको बिल्कुल देखने चाहिए। थोड़े समय बाद जब तैयारी कर लें, कुछ माह बीत जाएं, तब आप और पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकते हैं। और अभी के लिए तो मैं ये भी सुझाव दूंगी कि आप लोग सभी लोग अपने लेवल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने के लिए तैयार नहीं हो तो यूट्यूब पर सेशन है 5 ईयर प्रीवियस जो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, 7 ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो मैं कहूंगी कि अगर आप उन सेशंस के साथ पेपर को देखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, अन्यथा आप ज्यादा नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और कोई डाउट? सेशन एंड करें? ठीक है, तो अच्छे से इकोनॉमी को पढ़ना है और जो मिथ स्टार्टिंग में बताए थे ना, जो भ्रम, उनको आप लोगों को जरूर अवॉइड करना है। क्या पढ़ना है? इकोनॉमी पढ़नी, इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ना है। बहुत ज्यादा एक एक छोटे छोटे जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनके पीछे नहीं भागना है। संपूर्ण विश्व में हर एक छोटा छोटा घटनाक्रम हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा कोई घटनाक्रम जिससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत प्रभावित हो रहा हो, उस पर हमें ध्यान देना है। और दूसरी की इंपॉर्टेंट लर्निंग, तैयारी के किस फेज में आप हैं, उस चरण में क्या पढ़ना जरूरी है, किन चीजों पर कम फोकस कर सकते हैं। जब दूसरे चरण में है तो कहाँ फोकस बढ़ाना और कहाँ फोकस कम करना है, ये बैलेंस आपको बनाकर चलना पड़ेगा। बहुत सारे स्रोतों में नहीं खोना है, लिमिटेड स्रोत रखो, उन्हीं को बार बार दोहराओ। ये तो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी का मंत्र है। ठीक है, तो चलिए मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आगे सर आपसे जुड़ेंगे और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कैसे अप्रोच करें, इसको लेकर सेशन जारी रहेगा। ठीक है, चलिए वंस अगेन ऑल द बेस्ट सभी को।